आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब जो हम मैथ पढ़ने वाले हैं वो अब तक के पढ़े हुए मैथ से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब हम मैथ ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि हमें किसी और को पढ़ाना है। अब तक तो हम ऐसे पढ़ते थे ना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें नंबर लेके आने हैं, तो नहीं, अभी हमें सवालों को सॉल्व नहीं करना है। सवाल सॉल्व करने भी होंगे तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी जो हम मैथ पढ़ रहे हैं वो इस बेस पर पढ़ेंगे कि हमें दूसरे स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, गणित शिक्षण, यानी कि सिखाना है, हमें एज ए टीचर पढ़ना है। तो जब मैथ हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, प्रैक्टिकल्स, यानी कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कई बच्चों को डर भी लगता है। तो यहाँ पे मैं आपकी आधी चिंता कम कर दूं, क्योंकि हमारा 50 नंबर तो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन 50 नंबर की थ्योरी भी है, तो आपके आधे नंबर तो आपके हाथ में है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को अपना मजबूत कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो थ्योरी है एटलीस्ट उसमें पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसे। तो मैं बता दूं कि आपके जो मैथ का ये सब्जेक्ट है इसमें टोटल कितने यूनिट है, 5। मैंने बता रखा है कि हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। तो ये क्या है, यूनिट 1 है, लेकिन ये जो यूनिट 1 है इसका नाम क्या है, गणितीय ज्ञान के बारे में परिप्रेक्ष्य। ठीक है, पर्सपेक्टिव्स अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज। और एक बात की, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यूनिट 1 की, ये कंप्लीट नहीं है, ये क्या है, पार्ट 1, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा था तो इसमें 2 टॉपिक नहीं हो पाए। वो 2 टॉपिक मैं पार्ट 2 में कर दूंगी और ये यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। टोटल 5 टॉपिक थे, तो 3 टॉपिक तो इसी वीडियो में है और बचे हुए 2 टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसे। क्या है हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस यूनिट में, वो है गणित की प्रकृति एवं महत्व, यानी कि नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो बात करते हैं गणित की प्रकृति और महत्व की। उससे पहले गणित क्या है एक बार ये समझ लेते हैं कि गणित को आप कैसे परिभाषित करेंगे। तो गणित क्या है, संख्याओं का संसार। बिल्कुल नंबर्स ही तो हैं गणित के अंदर, नंबर ही तो फेरबदल है, सारा जादू तो नंबरों का ही है ना, नंबर्स का ही है ना। तो ये क्या है, संख्याओं का संसार है। ये क्या करता है, संख्यानात्मक जानकारी व आंकड़े देता है हमें, और परिमाणात्मक जानकारी देता है गणित, जैसे मापतौल, मात्रा, आकार, गिनती इत्यादि। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो बेंजामिन पियर्सन ने क्या कहा है 1870 में, कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है, यानी रिजल्ट, कंक्लूजन देता है हमें एंड में मैथ। ठीक है ना, प्रोसेस तो है ही, लेकिन लास्ट में कहते हैं ना, हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट बेस होना चाहिए। तो वो जो रिजल्ट है वो हमें मैथ देता है, चाहे वो संख्या से रिलेटेड हो, गुणा हो, भाग हो, ब्याज हो, लाभ हो, हानि हो, एंड वाला रिजल्ट हमें कौन देगा, मैथ, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ और कितना हुआ। अब चलते हैं इसके नेचर पे। तो प्रकृति क्या है हमारे मैथमेटिक्स की, जो हमारा ये मैथ है इसका नेचर कैसा है, क्या है ये एक्चुअली। तो ये निराकार है, स्थिर है और शुद्ध गणित है। ये निराकार है। मैथ का कोई आकार है क्या, किसी भी सब्जेक्ट का कोई आकार हो सकता है क्या, नहीं। मैथ के अंदर बहुत सारे आकार आएंगे, लेकिन मैथ का कोई आकार नहीं है। उसके बाद क्या है कि ये दर्शन शास्त्र के समरूप है। जो हमारा दर्शन शास्त्र है, जैसे हम उसमें रिजल्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं ना, उसी तरह हम मैथ में भी रिजल्ट बेस्ड ही पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है प्रयोगों द्वारा अस्थिर विषय। ये जो विषय है ये अस्थिर है और इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर प्रयोग होते हैं। उसके बाद निर्णयात्मक प्रक्रिया और फिर परिणाम। प्रक्रिया ऐसी होती है हमारी, प्रोसीजर ऐसा होता है ताकि हम लास्ट में जो रिजल्ट प्राप्त कर सके वो बिल्कुल शुद्ध हो। उसके बाद विश्वव्यापी, इसका नेचर विश्वव्यापी है। जो मैथ हम यहाँ कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, वही इंग्लैंड में भी हो रही है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ऐड को हम माइनस कर दे रहे हैं, नहीं ना, जो चीज यहाँ हो रही है वही वहां हो रही है। तो ये पूरा विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में एक जैसा है। आगे चलते, अनुप्रयोगिक यानी अन्य विषयों हेतु। ये ऐसा है कि आपको अन्य विषयों में भी हेल्प करता है मैथ, जैसे साइंस में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप भूगोल पढ़ लो, आप आर्किटेक्चर पढ़ लो, आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। आगे चलते, विचारों से संबंध, कि मैथ जो है वो हमारे विचारों से भी संबंधित है। ठीक है, आगे है अपनी भाषा व चिन्ह, कि ये जो हमारा मैथ है इसकी अपनी भाषा है और चिन्ह है, साइन है। जैसे कि ये देखिए, ये साइन, ये ज्यादा का, ये कम का, ये बराबर का, ये सर्वांग सम का, ये रूट का, है ना। तो इसके अपने साइन भी होते हैं।
आगे चलते हैं, गणित का महत्व, इंपॉर्टेंस। तो ये रहे हमारे इस 10 पॉइंट्स, इसे समझ लेते हैं। पहला क्या है, प्रयोगात्मक मूल्य, कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो प्रयोग से आपको पता चलेगा। आपको यदि प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। सामाजिक मूल्य, अब समाज में कैसे जरूरी है, यदि आपको मैथ आती है, आपका मैथ अच्छा है, तो समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें मैथ की जरूरत हो, जैसे समूह बनाना, कोई कार्यक्रम आयोजित करना, मंडली बनाना, कितने लोग होंगे, कितना सामान आना चाहिए, रिफ्रेशमेंट कितने में हो जाएगी, कितना पैसा कलेक्ट करना है ना। तो ये चीजें हमारी समाज से जुड़ी हुई हैं। नैतिक मूल्य, कहीं ना कहीं अगर आपका प्रयोग या फिर मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो आपके अंदर नैतिकता की बातें भी आ जाती है। आप तुरंत से कंक्लूजन निकाल देते हैं। मान लीजिए कि एक भंडारा कराना है या कुछ भी कराना है, तो आप अचानक से ही बता दें, अच्छा इतने लोग हैं तो इतना खर्चा होगा। तो इस तरह से आपके नैतिक मूल्य भी बढ़ जाते हैं। आगे चलते कलात्मक मूल्य, कलात्मक है ना, आपकी कला में भी वृद्धि होती है। आपको मान लो कुछ भी बनाना है, कोई मटेरियल कितना चाहिए, आप कितने में कितना कर पाएंगे, कितना पैसा लगेगा, तो ये सारा हिसाब किताब भी आपको करना होगा मैथ की मदद से। इंपॉर्टेंस है मैथ की, ठीक है। बौद्धिक मूल्य, जब आप ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि अपने आप बढ़ती है। आप मैथ का एक क्वेश्चन करो, आपको दूसरा आ जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा, और फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। अनुशासन संबंधी, इससे आपका जो है डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। सांस्कृतिक मूल्य, सेम समाज से जुड़ा हुआ है ये भी। अंतरराष्ट्रीय मूल्य, इंटरनेशनली, क्योंकि मैथ विश्वव्यापी है ना, हमने यहाँ पे नेचर में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, विश्वव्यापी या फिर अंतरराष्ट्रीय। अगर आपकी मैथ अच्छी है, आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। आप किसी भी देश में जाइए, आपकी मैथ वही काम करेगी। व्यवसायिक मूल्य, हाँ भाई व्यवसाय में तो जरूरी है ही मैथ, लाभ हानि घाटा ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। अगर आप व्यवसाय करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसके बाद क्या इसका अंतिम है, मौलिकता, कि इसके जो रिजल्ट आते हैं वो मौलिक होते हैं और शुद्ध होते हैं, सही होते हैं। चलिए अगला टॉपिक है गणितीय ज्ञान के आयाम, यानी एस्पेक्ट्स क्या है हमारे मैथमेटिक नॉलेज के। तो इसके जो एस्पेक्ट्स है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला आता है, दो होते हैं तरह से, संकल्पनात्मक ज्ञान और प्रक्रमशील ज्ञान, है ना। तो दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। ये दोनों इसके एस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं। तो जो हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, ये जो कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्ट बेस होता है, यानी थियोरटिकल होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्योरी, नाम, जैसे किसी का नाम हो गया कि हम किसी को क्या कहते हैं, है ना। जैसे विषय वस्तु के प्रमेयों नियमों को समझाने वाला, कि मान लो कोई भी नियम है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने नियम है, फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है, आपका संकल्पनात्मक ज्ञान है, ठीक है। जैसे क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, सतह की माप। जब हम मैथ की बात करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है, किसी सतह की माप, है ना। तो हम उसे सतह की माप ना बोलकर क्षेत्रफल बोलते हैं। जमा का अर्थात क्या होता है, जोड़ना, है ना। हम कहते हैं जमा करो, तो हम समझ जाते हैं अच्छा जोड़ना है। तो ये जो शब्द है ना, ये जो थ्योरी है, ये क्या है, हमारा संकल्पनात्मक ज्ञान है। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रत्यय को समझते हैं और विचारों को समाहित करते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रक्रमशील ज्ञान है, इसके अंदर क्या आ जाता है, हमारा नियम आ जाएंगे, जो भी हमारे फॉर्मूले हैं, सूत्रों और सवाल को हल करने की चरण, यानी कि अब क्या करना है, आपको सवाल को सॉल्व करना है। जो भी आपका सवाल है आप उसको सॉल्व करेंगे, ना कि सिर्फ बताएंगे। जैसे मैंने ये तो कह दिया जमा करो, ये तो हमारा संकल्पनात्मक ज्ञान हो गया, लेकिन जब आप उस जमा को प्रैक्टिकली कर देंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, तो हमने क्या कर लिया, उसे प्रक्रमशील कर लिया, यानी प्रोसीजरल कर लिया, उसका प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया। तो समस्या को हल करने की प्रक्रिया का ज्ञान क्या कहलाता है, प्रक्रमशील ज्ञान। और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, है ना। अगर हमें ये नहीं बताया जाए कि आपको जमा करना है या घटा, तो हम अपना प्रोसेस आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने यहाँ पे जो है समस्या हल करने की प्रक्रिया ज्ञान का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे 5x + 4 = 3x - 2 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी आपको क्या करना है, इसको प्रक्रमशील ज्ञान, प्रोसीजरल करना है, प्रोसेस फॉलो करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक्स को इनको जो है माइनस करके एक्स को कॉमन ले लिया, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन क्या आया, माइनस का आया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और फिर ये क्या बन जाएगा, आपका प्रक्रमशील ज्ञान। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है कक्षा से बाहर गणित और गणित सभी जगह। अब गणित को दो तरह से आपको पढ़ना है, एक तो कक्षा के बाहर गणित का क्या महत्व है, दूसरा गणित सभी जगह है, हर जगह गणित है। कहते हैं ना कि साइंस आपकी डेली लाइफ में हर जगह, उसी तरह से मैथ भी
आपकी डेली लाइफ में और हर जगह है। तो जब हम कक्षा से बाहर की बात करेंगे तो हमारी जो विषय वस्तु होती है, हम बच्चों को समझाते हैं कि सिर्फ क्लास में 1 घंटा बैठ के आप गणित पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो गणित नहीं है। आप क्लास से बाहर जाएंगे तो आपको गणित को अपनी लाइफ में यूज करना है। जैसे कि बाजार से तो हम सब जुड़े हुए हैं। अब बाजार में हमारे गणित का क्या लेना देना भाई? लाभ, हानि, बिल, मूल्य इत्यादि। आप बाजार जाते हैं, आप सामान लेते हैं, आप देखते हैं आपको प्रॉफिट है या लॉस है, कोई चीज कितने की बिक रही है, कितना फायदा हो रहा है, कहाँ पे सस्ती है ना। तो ये सारी चीजें हमारी मैथ से रिलेटेड है। बगीचा, आप मान लीजिए बगीचे से मैथ का क्या लेना देना? बिल्कुल है। आप एक बगीचा लगा रहे हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका माप लेंगे, फिर वैसे ही बेड़ियां मंगाएंगे, लकड़ियां तैयार करवाएंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आपको अनुभव होगा कि हाँ कौन सा पेड़ कहाँ लगेगा, कितने पेड़ आ जाएंगे, है ना। तो ये सारा कंक्लूजन या जो कैलकुलेशन है, ये सारा हमारा मैथ ही तो करता है। आगे चलते कल्पना, यानी कि कल्पना विचार, इमेजिनेशन करना। मान लीजिए आप किसी भी चीज की इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आपका घर हो 100 गज का हो, तो उसमें जो है एक टॉयलेट बन जाए, बाथरूम बन जाए, 4-5 रूम बन जाए, कितने फ्लोर का होना चाहिए, है ना, कौन से एरिया में होना चाहिए। तो आप इस तरीके से जो ना कल्पना भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन में भी मैथ का इस्तेमाल करेंगे कि अच्छा 4 फुट का रूम, 10 फुट का ये, 15 फुट का ये सारी चीजें। उसके बाद आता है कलात्मक विधियां। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कला से रिलेटेड जब भी आप कोई चीज डेकोरेट करते हैं या कलात्मक तरीके से करते हैं तो आप गणित का अनुप्रयोग करते हैं। जैसे आप एक जार तैयार कर रहे हैं या फिर रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, तो रूम में कितना बड़ा गलीचा बिछेगा, है ना, कितने टेबल आ जाएंगे, कितने छोटे छोटे आ जाएंगे। आप रूम के हिसाब से ही तो फर्नीचर खरीदेंगे। आगे चलते हैं उत्सव कार्यक्रम। कोई भी उत्सव आता है, कोई भी समारोह आता है या स्कूल में एनुअल फंक्शन आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सारा हिसाब किताब, जैसे कि उसमें कितना खरीदना, बांटना और खर्चा कितना बैठेगा टोटल, क्योंकि आपको ऊपर बिल भी देना होता है। फिर उसी हिसाब से आप रिफ्रेशमेंट मंगाएंगे। मान लीजिए आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है तो आप रिफ्रेशमेंट अच्छी रखेंगे, 2 इधर 4 समोसे रख देंगे, लेकिन अगर कम है तो वहीं आप 2 कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये सारी चीजें भी हमें मैथ में जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है खेल का मैदान। तो जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं क्लास के बाहर, तो भी मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे टीम, रन, वृत्त, आयत, इन सारी चीजों से आप जो है फेमिलियर होते हैं। तो हमें एज अ टीचर क्या करना है कि कक्षा के बाहर भी विद्यार्थियों को गणित सीखने के अवसर प्रदान करने हैं। कि अगर बच्चा क्लास के बाहर भी है तो मैथ को ऐसे नहीं रखिए कि हाँ 1 घंटा हमने जो अपना मत्था मार लिया एंड देन भूल जाओ। आपको मैथ को अपनी लाइफ में उतारना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बच्चों को तैयार करना होता है। अगला है गणित सभी जगह। हमने कक्षा के बाहर तो पढ़ लिया, लेकिन गणित सब जगह कैसे है, हर जगह है कैसे? तो जब बात करते हैं हम अपने नेचर की, सबसे पहले जो हमारा प्रकृति है, जो ईश्वर ने हमें दिया है उपहार स्वरूप, प्रकृति जो है, यहाँ पे क्या है? ज्यामितीय है। हमारा मानव शरीर खुद एक मैथ है। आप देखिए, आप हम जो ये सांस ले रहे हैं ना, 1 मिनट में कितनी बार ले रहे हैं, कितनी बार छोड़ रहे हैं, ये सब क्या है? मैथ है ना। हमें कितनी कैलोरीज चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। तो ये सब हमारे मैथ से रिलेटेड है। पादप और पुष्प, कौन सा पेड़ कितने दिन में बढ़ता है ना, किसकी आयु ज्यादा है, किसकी कम है, एक फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं, उससे कितना कलर आ सकता है, ये सब कुछ मैथ ही तो है। दूसरी बात पकाना। जब आप खाना बनाते हैं, मम्मी घर में खाना बनाती हैं या हम बनाते हैं या आप बनाते हैं, कोई भी बनाता है, तो सही अनुपात होना बहुत जरूरी है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आधा किलो चावल में आप जो है 4-5 चम्मच नमक डाल दें, तो खाना तो नहीं बन पाएगा ना। तो पकाने के लिए भी हमें सही तो रेशियो जो होता है ना, अनुपात देख लीजिए। पकाना, किचन में कौन जानता है कि हमारे किचन में भी मैथ है? रेशियो जो हम मैथ में सीखते हैं वो हमारे किचन में ही मौजूद है ना। कि 1 कप चाय के लिए जो है 1 चम्मच चीनी काफी है। ये सब रेशियो है। आगे चलते वस्त्र निर्माण। जब हम वस्त्र निर्माण करते हैं, सूट बनाना है, सलवार बनाना है, कुर्ता बनाना है, तो हमें क्या चाहिए होता है? मापन। और मापन कहाँ पढ़ते हैं हम? मैथ में। उसके बाद बैंक से तो सीधा लेना देना है मैथ का, हिसाब किताब करना, लेखा जोखा करना, है ना। उसके बाद गृह निर्माण, शिल्पकला यानी आर्किटेक्चर। जब आप घर बनवाते हैं तो आपको नाप और तौल, ये सारी चीजें वहां पे करनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है सजावट। अब जब आपने घर बना लिया तो उसका डेकोरेशन करेंगे, वहां पे फर्नीचर लगाएंगे, तो इसके लिए भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। 7वां है खाद्य सामग्री यानी कि पैड। जो आप पैक वाला खाना खरीदते हैं ना, चिप्स खरीदते हैं या फिर
कोई भी बेसन है, आटा है, आप पैकेट के अंदर वाली चीजें खरीदते हैं तो आपको मैथ की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा उसका एमआरपी कितना है ना, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, वो बना कब है, कितने सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप उसे अपनी लाइफ में लेके आते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। बिक्री पर छूट, सेल सुना है ना, लड़कियां तो सुन के पागल हो जाती है ना, सेल। तो जब आप सोचिए आप एक मॉल में जा रहे हैं जो आपको बोलता है कि 50% सेल है, 20% सेल है, तो वो परसेंटेज आ रहा है ना, और परसेंटेज निकालना हम कहाँ सीखते हैं? मैथ में। अगर हमें यही ना पता हो 50% होता क्या है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई 200 की चीज पे जो है हमें वो 100 रुपए ही मिलेगी। तो परसेंटेज हमें मैथ ही तो सिखाता है। आगे चलते हैं, खेल। खेल मैंने ऊपर बता दिया, कक्षा के बाहर भी था ये खेल, खेल का मैदान था ना। जब आप खेल खेलते हैं, चाहे स्कूल में खेलें या बाहर खेलें, तो आपको समय चाहिए, खिलाड़ी, अंक, रन इत्यादि। इन चीजों को समझने के लिए मैथ की जरूरत पड़ती है कि कितने टाइम में खेलना है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होंगे, किसने कितने अंक बनाए, कितने रन बनाए, कौन आउट हुआ, कितने फाउल हुए। ठीक है। लॉटरी, जब आप लॉटरी लगाते हैं, लॉटरी सुना होगा आपने, तो आप कहेंगे लॉटरी में मैथ का क्या लेना देना है? तो बिल्कुल लेना देना है। आप लॉटरी लगाने से पहले ये देखते हैं कि क्या आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ही आप लॉटरी लेते हैं कि अगर आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं तो चलो ठीक है, लॉटरी खरीद लो। अगला है प्रगति। प्रगति यानी हमारा जो प्रोग्रेस होता है, स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस होता है, हमारे स्टूडेंट जो होंगे वो कितना अच्छा कर रहे हैं, पिछले साल से कितने नंबर अब ज्यादा आए हैं, कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ग्रेड और अंक, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? हमारा मैथ ही तो बताएगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर नीचे कंक्लूजन यानी रिजल्ट निकालेंगे। अगला टॉपिक है हमारा गणितीय ज्ञान की संरचना। ठीक है, गणितीय ज्ञान की संरचना तीसरा टॉपिक है ये। इसके बाद दो टॉपिक और हैं, वो अगली वीडियो में आएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो गणितीय ज्ञान की संरचना, कि जो गणितीय ज्ञान है, ये मैथमेटिक एजुकेशन, इसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिखने में क्या है इसके अंदर। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप समझो बहुत इजी है ये। आपके पास 3 चीजें आएंगी, गणित में शब्दावली, गणित में संकेतन और एल्गोरिदम। आपको ये लाइन से याद रखनी है। सबसे पहले गणित में शब्दावली, इसलिए देखिए ये वाला एरो बनाया मैंने। उसके बाद आता है गणित में संकेतन, उसके बाद लास्ट में आता है एल्गोरिदम। आप ये ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आप इसको लाइन से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं गणित में शब्दावली क्या है। शब्दावली डिक्शनरी तो आपने सुना ही होगा। तो गणित की शब्दावली, सीधी सी बात है, जो हमारी मैथ की डिक्शनरी है उसे ही हम क्या कहते हैं? गणित की शब्दावली। जिसमें क्या होंगे? डिक्शनरी में क्या होते हैं? शब्द होते हैं जो कि हमारे मैथ से रिलेटेड होंगे, ये वाले। जैसे कि कोण, अगर आपको कोई कहे कोण, मैथ की डिक्शनरी में आपको कोण मिलता है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? कोण का मतलब होता है 2 दिशाओं के बीच का घुमाव। जैसे ये वाला पिक्चर देखिए, इसमें मैंने ये कोण बना रखा है ना, ये कोण बना दिखा रखा है। तो ये जो कोण है, ये क्या है? हमारा गणित की शब्दावली है। इसी तरीके से भाज्य अभाज्य संख्याएं, है ना, ऑड इवन नंबर्स, और ब्याज, लाभ, हानि, माध्य, माध्यिका, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि। हजारों शब्द है मैथ के। तो ये सारे शब्द क्या है? हमारे मैथ की या फिर गणित की शब्दावली है। तो ये बहुत आसान है। उसके बाद आता है गणित में संकेतन। पहले आपको शब्दावली पे जाना है, फिर संकेत पे आएंगे। तो संकेत मैंने ऊपर भी बताया आपको कि मैथ के अपने साइन होते हैं, मैथ के अपनी क्या होती है? संकेत भाषा होती है। जैसे कि ये वाला साइन कौन सा है? जमा का। अगर कहीं पे भी ये वाला साइन होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है? जमा करना है, हमें और कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ये घटा का साइन है, ये गुना, ये प्रतिशत, ये से कम, ये से ज्यादा, है ना, और बराबर। उसके बाद ये क्या है? समांतर भुजा का साइन है, और ये अनंत है। अगर हम ऐसे डॉट 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 डाल देते हैं तो मतलब कि इन्फिनिटी, 1 2 3 और इन्फिनिटी, जितने भी शब्द हैं वो। तो ये सारे साइन है। तो ये क्या कहलाते हैं? मैथ के संकेतन या गणित के संकेतन। उसके बाद हमारा, इसके बाद का जो हमारा स्टेज है वो है एल्गोरिदम, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में। एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि हमने शब्दावली तो देख ली, शब्दावली तो हमारा क्या था? जमा। उसका साइन क्या था? ये जमा। लेकिन अब क्या होगा कि सिर्फ हमें लिखना नहीं है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करते हैं हम एल्गोरिदम में? कि समस्याओं को हल करने के चरणों का विवरण, पूरा प्रोसेस होगा कि आप जो है इसमें पूरे क्वेश्चन को, मतलब जमा सिर्फ निशान बना के नहीं छोड़ेंगे, आप एक्चुअल में उसे जमा को करेंगे। जैसे 4 और 4 8। तो नीचे मैंने कुछ सॉल्व भी कर रखे हैं,
जमाटे नहीं है पर कोई और है, तो आपको बस समझ जाना है कि जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। जैसे ये 20 है तो इसमें 2 अभाज्य और 10 भाज्य हैं। उसके बाद जब हम 10 ये वाले हैं, इसमें भी हमारे 2 जो है अभाज्य और 5 जो है वो अभाज्य, वो सिर्फ अपने ही नंबर से कटता है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये कैल्शियम का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या किया हमने, सॉल्व किया इसको। 2 से 30 पे जाएगा, फिर 15 पे, फिर 3 से जाएगा 5 पे, फिर 5 से जाएगा 1 पे, देन लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, रिजल्ट 60। तो ये क्या था हमारा मैथ की संरचना या गणित की संरचना। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी होगी, गणित में शब्दावली, संकेतन और एल्गोरिथम। तो ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आज की हमारी वीडियो मैथ के यूनिट 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें 3 टॉपिक क्लियर किए थे। 2 टॉपिक अभी बाकी थे हमारे यूनिट 1 के, जो हम आज क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमारा मैथ का यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो हमारा टॉपिक आता है सबसे पहले, वो है गणित की भाषा। ये यूनिट 1 ही है, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव्स अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज। ये उसी का पार्ट 2 है, इसमें पूरा यूनिट खत्म कर दिया जाएगा। गणित की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप सोचेंगे कि अब मैथमेटिक्स भी कोई लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज तो ऐसी होती है ना, हिंदी इंग्लिश। बच्चे कहते हैं ना मैथ की लैंग्वेज क्या है, फिर 9 2 11 होना, ये जो वगैरह होते हैं ना। एक्चुअली में दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। एक्चुअली में है क्या कि जो गणित है ना, गणित को जब आप लिखते हो ना, अब चाहे आप हिंदी की भाषा का प्रयोग कर रहे हो या फिर इंग्लिश, लेकिन गणित का अर्थ और उसकी भाषा एक अलग ही होती है। तो उसमें क्या होता है कि गणितीय पद होते हैं, चिन्ह होते हैं। जब आप गणित की भाषा लिखोगे तो आप उसमें पदों का इस्तेमाल करोगे। ये हिंदी वाले पद नहीं है, चिन्हों का प्रयोग करोगे, संकेतों का तथा एल्गोरिदम का। और ये एल्गोरिदम वगैरह हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है। का प्रयोग इसकी स्वयं की भाषा अर्थात गणित की भाषा का निर्माण करता है। यानी गणित में हम जो चीजें पद वगैरह यूज कर रहे हैं वो गणित की भाषा है। संस्कृति, धर्म या लिंग के भेदभाव बिना। जो मैथ है इसका किसी भी संस्कृति, धर्म या लिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाती है। ये विश्वव्यापी है। पूरी दुनिया में आप चले जाओ, 2 को 2 ही लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, है ना। जब 2 ऐसे लिखा जाता है तो वो इंग्लैंड में भी ऐसा ही लिखा जाएगा एंड यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा जाएगा। वो अलग बात है कि हमारी हिंदी की ऐसी वाली भाषा होती है। आपने देखो हिंदी की जो होती है ना, हमारी देवनागरी जो मैथ है जिसमें 2-3 गिनती है, वो काफी अलग होती है। तो वो ठीक है, लेकिन जो विश्वव्यापी माना गया है हमारा, वो ये वाला है, ये वाला, है ना। तो ये क्या होती है, सबके लिए समान होती है। इसका किसी भी लिंग भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि आखिर मैथ कहाँ से शुरू हुई, मैथ आई कैसे अस्तित्व में, है ना। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गणित का संबंध किससे है, अंकों से, अंक से। 1 2 3 4 क्या है, अंक है। तो इसका विचार अगर हम बोले, शुरुआत जो हुई होगी तो अंक के विचार से ही इसका आविष्कार हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमने हाथों के इशारे से और उंगलियों को गिनना शुरू किया। आज भी बच्चे, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम सबसे पहले उंगलियों पे ही गिनना सिखाते हैं ना। तो शुरू में भी हमने ऐसे ही किया। जब आदि मानव थे हम लोग, तो क्या करते थे कि हमारे पास 2 भेड़े हैं तो हम 2 हाथ दिखा रहे हैं या फिर 2 उंगलियां दिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसे गिनते थे। उसके बाद जानवरों की संख्या, क्योंकि आखिर था ना हमारा आदि मानव। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें चलो 10 तक गिनना हो तो हमारे हाथ और पैर उंगलियां काम आ जाएंगी, लेकिन जब ज्यादा गिनना हो तो क्या करेंगे, अधिक संख्याओं की गिनती के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया। छोटे छोटे पत्थर, जैसे जानवर पत्थर 2 का 2 पत्थर, है ना, इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या किया, धीरे धीरे चिन्हों का इस्तेमाल कर लिया। जब हमारे हाथ में कोई पत्थर या चौक जैसी चीज आई तो हमने दीवार पे, गुफाओं पे ये लिख दिया, ये 1 हो गया, ये 2 3, देन ऐसे करके हमारा जो मेन 1 2 3 है वो हमारे अस्तित्व में आया। और देवनागरी अंक क्या होते हैं, ऐसे वाले। मैंने कहा था ना हिंदी की जो गिनती होती है थोड़ी टफ होती है, हमें नहीं आती, तो ये हमारी देवनागरी अंक है। आगे चलते हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं हम। क्या हुआ कि शून्य की खोज बड़ी संख्याओं को लिखने में सहायक। कि जब शून्य की खोज हो गई ना, 0 का आविष्कार कर दिया हमारे आर्यभट्ट ने, तो क्या हो गया कि बेड़ा पार हो गया। यानी कि अब चाहे आप 10,000 लिख लो, 20 लाख लिख लो, करोड़ लिखो, मिलियन बिलियन, गिनती कभी खत्म नहीं होती, बस 0 पे 0 बढ़ाते जाओ। आगे चलते हैं। अब गणित की भाषा के गुण और दोष यानी कि संदेह, इन दोनों को पढ़ लेते हैं। हमने भाषा समझ ली, उसका इतिहास समझ लिया।
क्या है हमारे मैथ की भाषा के गुण कि प्रत्यय का नाम, जैसे संख्या और संख्या, इसमें हर प्रत्यय का नाम दिया होता है। जैसे 1 2 3 है तो हम इसे संख्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि ये 1 2 3 है, हमारे पास नाम है। अब प्रत्यय यानी क्या होता है, नाम। उसके बाद क्या है, एक विचार अनेक प्रकार, कि एक ही विचार को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कई तरह के प्रकार होते हैं। जैसे कि जमा और जोड़ना, हम किसी बच्चे को सिखाते हैं, हम कहते हैं चाहे जमा कर लो, चाहे जोड़ लो, चाहे योग निकाल लो, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी आसानी होती है कि बच्चा जैसे भी समझे वैसे समझा दें उसे। हमारे पास क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। तीसरी बात की अपेक्षा शब्दों के चिन्ह होते हैं, कि इसमें क्या होता है कि ज्यादा थ्योरी नहीं होती बल्कि चिन्ह होते हैं। अब आप जमा को जमा लिखोगे, जमा लिखने में आपको टाइम लगेगा, जबकि आप ऐसे चिन्ह बना दो जमा, तो ये इजी है ना। आगे क्या है, एल्गोरिज्म। एल्गोरिज्म में पहली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी ये प्रैक्टिकल करते हैं। अब गणित की भाषा कैसी है, विकासशील, ये रुकी हुई नहीं है, ये दिन प्रतिदिन विकास में आती रहती है, इसमें नई नई चीजें भी आती रहती हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे गणित भाषा के गुण। अगर संदेह की बात की जाए तो ड्रॉबैक्स क्या है, इसके दोष क्या है, एक तरह से तो एक निर्देश के लिए भिन्न शब्द, कि क्या होता है कई बार कि एक ही निर्देश एक ही काम करने के लिए अलग अलग शब्द होते हैं हमारे पास। जैसा ऊपर हमारे को बेनिफिट हो रहा था ना, अभी उसी चीज से हमें नुकसान भी हो रहा है कि जमा योग जोड़, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता है कि जमा मतलब जोड़ना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अच्छा योग का मतलब भी जोड़ना होता है ना। तो ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, संदेह क्रिएट करती हैं। उसके बाद एक ही शब्द के अधिक अर्थ होते हैं, कि एक ही शब्द लेकिन उसका अर्थ अलग। जैसे समीकरण का मूल, ये तो अलग ही मूल हुआ, अगर हम किसी समीकरण का मूल निकालते हैं, और वर्गमूल अलग है, तो दोनों ही मूल में क्या है, अंतर है। तीसरी बात कि समान अर्थ प्रकट और प्रतीत होने वाले शब्द, कि कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द है ना, वो हमें समान अर्थ वाले लगते हैं जबकि होते अलग है। जैसे दंडारेख और आयत चित्र। दंडारेख में हम ऐसे बड़े बड़े डायग्राम्स बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीगन्स वगैरह, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयत चित्र भी वैसा ही होता है ना। तो ये हमें समझनी पड़ती है, डीपली नॉलेज लेनी पड़ती है। उसके बाद भिन्न अर्थों वाला ये शब्द, कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हैं, ऊपर भी बता चुकी हूं मैं। और एक बात की एक शब्द के दो रूप संदेह उत्पन्न करते हैं, कि एक ही शब्द लेकिन उसके दो रूप है। जैसे फॉर्मूलाज या फॉर्मूली, तो जो भी है वो इंग्लिश में लिखते हैं तो फॉर्मूला और लास्ट में ई भी आ जाता है ना, तो पढ़ने में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारे क्या है, संदेह है। आगे चलते हैं। इस यूनिट का आखिरी जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व और ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि हमारा जो प्रारंभिक स्तर है, हमारा जो हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, वहां पे गणित की क्या इंपॉर्टेंस है। एक 5वीं क्लास के बच्चे के लिए मैथ कितना जरूरी है, ये हमें जानना है। सबसे पहला, समस्या समाधान, कि समस्याओं का समाधान निकालना सीखे बच्चा। कैसे, अवलोकन से, प्रयोग से, आकलन और तर्क से। कि वो जो है अवलोकन करना सीखे, प्रयोग करे, प्रैक्टिकल करे, आकलन करे, देन तर्क निकाले। ये नहीं कि हवा में बात कर रहा है ना। तर्क बताए कि अच्छा ये चीज ऐसी क्यों हुई। 2 रुपए का, अगर 2 रुपए के एक आम है तो 4 रुपए के कितने आम होंगे, 2 आम होंगे। तो ये तर्क होता है। ये नहीं कि हाँ लगभग 4 होंगे, 5 होंगे, ये नहीं, एकदम एग्जैक्ट शुद्ध परिणाम दे। दूसरी बात, अन्वेषणात्मक का उपयोग, जैसे वैकल्पिक हल खोजना, है ना। वैकल्पिक हल खोजते हैं कि मान लो आप उंगली से गिन रहे हो तो कोई बच्चा माइंड में ही गिन ले रहा है, काउंट कर ले रहा है। तो जितना ज्यादा वो आगे बढ़ेगा, वो नए नए विकल्प खोजता रहेगा गिनने के। आप देखो हम बड़े हो जाते हैं, हमें गुना करनी होती है, हम फटाक से कर लेते हैं ना, ट्रिक्स भी होती है हमारे माइंड में। उसके बाद अनुमान और सन्निकट, कि जो अनुमान लगाने का उसका होता है इमेजिनेशन का वो, और सन्निकट कि कौन सा जो अंक है वो किसके पास है ना, उसको अक्षरों की पहचान होनी चाहिए, हो जाती है। उसके बाद समुचित उपयोगिता, यानी कि जो जानकारी होती है उसे बिल्कुल ठीक होती है और उपयोगी होती है उसके लिए। और फिर प्रतिरूपों का उपयोग, कि जो प्रतिरूप होते हैं मैथ के, वो उनका इस्तेमाल करना सीख जाता है, करने लगता है। और निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन, वो दूसरों को भी प्रेजेंटेशन देता है, दूसरों को भी बताता है, रिप्रेजेंट करता है। पहले खुद सीखता है फिर दूसरे को सिखाता है। अगली बात, तर्क और प्रमाण। मैंने कहा कि वो तर्क की बात करता है और प्रमाण की, हवा में बातें नहीं करता। और संबंध बनाना, कि मैथ से वो कहीं ना कहीं खुद को रिलेट करके रखता है अपने डेली लाइफ में भी। ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंस। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य की। तो यहाँ पे 3 तरह के उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला है ज्ञानात्मक या फिर अवबोधात्मक उद्देश्य, यानी उसके ज्ञान में वृद्धि करना। जैसे कि गिनती बोध विकास, गिनतियां सीखेगा ना बच्चा प्राइमरी लेवल पे, आकार ज्ञान, उसे आकारों का ज्ञान होगा कि ये त्रिभुज है,
ये आयत है, ये वर्ग है, ये वृत्त है ना। उसके बाद दशमलव, भिन्न और इनके गुण, कि दशमलव क्या होते हैं, ये दशमलव और भिन्न 2/4, 1/2, है ना, ये सब भिन्न, इन चीजों से वो क्या हो जाता है, रिलेट। 5वीं क्लास के बच्चे को ये सारी चीजें जो है आनी चाहिए, ये उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। और मौलिक संक्रिया की वो मैथ के साथ जो है अपना रिलेशन कायम रखता है। उसके बाद आता है कौशलात्मक प्राप्ति उद्देश्य, कि उससे कौशल में कैसे विकास आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पहाड़ों का प्रयोग। अगर वो पहाड़े सीखता है, अपने आप गुना करना सीख जाएगा। पहाड़े तो कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल होंगे आगे चल के उसके। उसके बाद मापन, कोई भी चीज नापना, दूध किस चीज में नापा जाएगा, अच्छा डिस्टेंस किस चीज में नापी जाएगी, है ना। तो ये चीजों का ज्ञान उसको धीरे धीरे आने लगता है प्राइमरी लेवल में। ज्यामिति, वो ज्योमेट्री से भी जो है, ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारे फॉर्मूले आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूले जो होते हैं प्राइमरी लेवल पे ही बच्चे को आ जाने चाहिए। स्पष्ट और शीघ्र गणना, और क्या होता है, इस तरह प्रैक्टिस करते करते वो एकदम सही और जल्दी से गणना यानी गिनना सीख जाता है। अब उसे 10 घंटे डंडे नहीं खींचने गिनने के लिए, वो फटाफट उंगलियों पे गिन लेगा, माइंड में गिन लेगा। तो ये उद्देश्य होते हैं हमारे। उसके बाद आता है अन्य प्राप्य उद्देश्य, जिसमें एक तर्कपूर्ण कारण व आलोचना करना सीखता है और सच्चाई और निश्चितता की भावना का विकास करता है। तो हमारा एरो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि क्या है कि सबसे पहले बच्चा ज्ञानात्मक विकास करेगा, फिर कौशलात्मक, फिर अन्य प्राप्य उद्देश्य पे पहुंचेगा। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं ये हमारे प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हमारा यूनिट 1 जो है मैथ का वो कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में हम करेंगे मैथ्स का यूनिट 2। इससे पहले हम यूनिट 1 कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में था, लेकिन यूनिट 2 को हम पूरा एक साथ कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं यूनिट को पूरा कंप्लीट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है यूनिट 2 मैथमेटिकल कंटेंट, यानी गणितीय जानकारी, जिसके अंदर पहला जो टॉपिक आएगा संख्या। अब संख्या क्या है, प्रत्यय, इसकी गिनती, स्थानीय मान, अंकगणित, भिन्न और दशमलव। पहले टॉपिक में ये चीजें आएंगी, तो एक एक करके हम सबको क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रत्यय की। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, संख्या का मतलब क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए अभी हम क्या करेंगे कि जब बच्चा पूर्व प्राथमिक स्तर पर होता है, मतलब जब वो प्राइमरी पढ़ने के लिए रेडी होता है, तो उसी समय हमें उसे गणित का अध्यापन करना शुरू करा देना चाहिए। जैसे 1 2 बुलवाना घर पे ही शुरू कर देते हैं, इस तरीके से बच्चा क्या करेगा कि संख्या के कॉन्सेप्ट को समझेगा। आगे आता है गिनती। अब गिनती क्या है, अंकों को पढ़ने व लिखने से पहले हम बच्चे को गिनती सिखाते हैं। मतलब पहले वो 1 लिखे, इससे पहले हम उसे गिनती सिखाते हैं, 1 2 3, वही वाली बात है ना। दूसरी बात, वस्तुओं द्वारा गिनती। हम वस्तुओं द्वारा बच्चों को गिनती सिखाते हैं। जैसे कि 1 एप्पल दिया, बोलते ये 1 है, ये 2 एप्पल्स हैं, ये 3 एप्पल्स हैं। लेकिन ये होता जिसमें क्रम में होता है, यानी 1 के बाद हम 2 बोलते हैं, ना कि 3। इससे बच्चा 1 के बाद 2 बोलेगा, फिर 3 बोलेगा, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती है। अगला है हमारा टॉपिक स्थानीय मान। इसे हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। स्थानीय मान यानी कि किसी भी अंक का मान क्या है। अब इसे हम ऐसे देखते हैं, इसे इकाई व दहाई के रूप में भी हम व्यक्त करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एड ऑन करते जाते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर में है सैकड़ों का जो है बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 527। अब इसमें ना इनका स्थानीय मान क्या है, सबसे पहले हम पीछे से शुरू करेंगे। मैथ में हमेशा हम पीछे से सवाल करना भी शुरू करते हैं। तो जो 7 है, जो 7 है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इकाई, कि वो नंबर 1 पे है। उसके बाद जो है संख्या 2, वो दहाई है, वो दूसरे नंबर पे है। फिर 5 जो इस सैकड़ा है, क्योंकि हमने कहा ना 527, तो 5 के अंदर क्या एड ऑन हो गया है, 100। इसी तरीके से हम और खुलकर करेंगे। 7 को हमने गुना किया 1 से, 7 आया। 2 को 10 से किया क्योंकि ये दहाई है, और 5 को 100 से किया क्योंकि ये सैकड़ा है। तो इस तरीके से हमारा बन गया 527, ठीक है ना। तो ये होता है स्थानीय मान। इसके बाद आता है अंकित मान। अंकित मान मतलब जो अंक जितना लिखा है ना, उसका मान वही है। जैसे 7 का मान क्या होगा, 7, 2 का मान 2, 5 का मान 5, ये चेंज ही नहीं होता, ठीक है। आगे आता है अंक गणित। अंक गणित के अंदर 4 चीजें आती हैं।
अंकगणित के अंदर हम बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? सबसे पहला हम योग सिखाते हैं, संकलन योग यानी कि प्लस जोड़ना, दूसरा व्यवकलन यानी कि माइनस करना, तीसरा गुणा, फिर भाग, है ना। ये चारों चीजें हम प्राथमिक स्तर तक बच्चे को अंकगणित के अंदर सिखा देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं भिन्न। अब आ गया भिन्न। आप सभी जानते हैं भिन्न क्या होता है? एक्स अपॉन वाई की टर्म में होता है। कोई भी चीज है अगर मतलब ऊपर वैल्यू हो और फिर नीचे बटे में कोई वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि ये भिन्न है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा होता है ना, उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, भिन्न का मतलब है किसी भी पूर्ण वस्तु को भागों में बांटना, तभी हम बटे का प्रयोग करते हैं। अब भिन्न के भी प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है लघुवांश या फिर समभिन्न। इसमें क्या होता है कि अंश हर से छोटा होता है, यानी कि जो ऊपर वाला अंश है वो नीचे वाले हर से छोटा होगा। अब हमारा आगे आ जाता है महांश यानी कि विषम भिन्न। इसके अंदर क्या हो जाता है? उल्टा, कि अंश जो है हर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, यानी जो हमारा अंश है ऊपर वाला जो है अब वो बड़ा होगा या फिर नीचे वाले के ही बराबर होगा, तब क्या हो जाता है? वो विषम भिन्न। आगे चलते हैं इकाई भिन्न। इस इकाई भिन्न के अंदर क्या होता है कि अंश जो है ना वो एक होगा, अंश जो है वो एक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव। दशमलव यानी कि डेसिमल पॉइंट की बात करेंगे हम। जो हमारा भिन्न होता है जब हम उसको भाग देकर सॉल्व करते हैं, बेसिकली बटे का मतलब ही क्या होता है? भाग देना। तो जब हम भाग करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है उसे हम पॉइंट में लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास 5/8 है, इसको तो आप भाग करके निकाल ही नहीं पाओगे। दूसरा है 5/10, जिसे अगर आप भाग देते हो 5 को 10 से तो आपका आ जाएगा 0.5। उसके बाद 5/100 है, अगर आप इसको भाग दोगे तो आपके पास 0.05 आएगा। कैसे आएगा? मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। आप क्या करेंगे? 100 को 5 से भाग देंगे, नीचे वाला जो है 100 को 5 से, तो अब 100 के पहाड़ में 5 तो आता नहीं है, तो आप पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 50 हो गया। अभी भी हमें एक और जीरो चाहिए, तो एक जीरो लगा के हम एक और जीरो बढ़ा लेंगे, अब हो गया 500। अब क्या कर देंगे? हम 100 को 5 से भाग कर देंगे, तो 100 पंजे 500 हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 0.05। तो इसे कहते हैं दशमलव। तो भाग देकर हम दशमलव निकाल सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्थान और आकृतियां। मैथ में जब हम मैथ पढ़ाते हैं तो उसके अंदर स्थान और आकृतियों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या होती है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है बिंदु, जिसका ना तो कोई आकार होता है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, जस्ट एक बिंदी होती है ना। उसके बाद आती है आपके पास एक सरल रेखा, यानी कि एक सरल रेखा, सीधी सी रेखा। उसके बाद आती है वक्र रेखा, यानी कि टेढ़ी रेखा। वो सीधी नहीं होती, वो ऐसी 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 कैसी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आती है समांतर रेखा। समांतर यानी कि लीनियर इक्वेशन, एक इसको वो भी कहते हैं। क्या होता है इसमें कि ये जो है रेखा है ना, साथ ही साथ चलती हैं, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे कि रेल की पटरियां हो गई है ना, तो इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं, हाँ जी इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं समानांतर लाइनें, जो कभी नहीं मिलती। ठीक है, ये बस साथ ही साथ चलती जाती हैं बराबर दूरी पे। उसके बाद आता है रेखाखंड, यानी कि जोड़ देना। रेखाखंड क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है 1 2, अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका रेखाखंड। उसके बाद आता है किरण। किरण का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे एक बिंदु जो जिसमें कि एक बिंदु ना बढ़ाया, जैसे मान लीजिए आपके पास 80 पॉइंट होता है, एक रेखा है आपके पास, एक पॉइंट है, ये रेखा आगे जा रही है, देन यहाँ पे बंद हो रही है। मतलब ये देखो कि ये जो पॉइंट है इसको तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते ना, हम सिर्फ इस वाले एरो वाली लाइन को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक बिंदु बढ़ाया जा सकता है, जबकि रेखाखंड में क्या होता है कि दोनों बिंदुएं जोड़ दी हमने तो ये बढ़ाया नहीं जा सकता। चलिए, अगला है हमारा रेखीय कोण। अब हम बात करेंगे एंगल्स की, कोण की। तो आपने डी स्केल तो देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि उसमें डिग्रीज दी होती हैं, उसमें ना कोण दिए हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी डी स्केल बनाया हुआ है, जिसमें कि मैंने दिखाया हुआ है 90 डिग्री का कोण, 60 का और 130 का। तो इस तरीके से आप 10 का, 20 का, 30 का, 40 का सारे कोण जो है बना सकते हैं। मैं बता दूं कि ये जो पूरा स्केल होता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। अगर हम इसको नीचे से भी गोल कर दे बिल्कुल तो ये 360 हो जाता है टोटल। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। यहाँ पे आगे चलते हैं
आगे है हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, इजी सी चीज है। इसमें क्या है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो मैंने अभी अभी ऊपर कोण बनाए हैं डी स्केल की मदद से, तो जो 90 डिग्री का कोण है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। नौवीं जो आकृति हमारे पास आ रही है वो है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, जैसे ए बी, बी सी और सी ए। तीनों भुजाओं का योग जिसका परिमाप होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। आगे हम जो है ना सारी आकृतियों इस क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले करेंगे, तो अभी यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आकृतियों को समझें। त्रिभुज एक प्रकार देख लीजिए। त्रिभुज एक प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। मान लीजिए लंबा धनिये, ऐसा कोई त्रिभुज होता है। समद्विबाहु में क्या होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए ये और ये बराबर है और ये वाली लंबी है। अब आता है हमारे पास समबाहु, तीसरा जो हमारा त्रिभुज है, इसमें क्या होता है, तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे त्रिभुज। अब कोण के आधार पर वर्गीकरण, त्रिभुज और कोणों के आधार पर भी वर्गीकरण किया है 3 भागों में। एक है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें क्या होता है कि जो तीनों भुजाएं होंगी वो 90 डिग्री से कम होंगी, नवीन होंगी यानी कि कम होंगी। दूसरा आता है समकोण, यानी कि इसमें एक जो भुजा होगी ना वो 90 डिग्री होगी, एक भुजा आपकी 90 की होगी, इसलिए ये क्या होता है, समकोण होता है। और अधिक कोण में क्या होगा, आपका त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 से ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका अधिक कोण। आगे चलते हैं, अगला है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है, हमारे पास 4 रेखाएं होती हैं और 4 बिंदु होती है। ये देख लीजिए, 4 बिंदु और 4 रेखाएं। अब इसकी आयत और क्षेत्रफल, अब अगला जो हमारा है आयत है। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये कुछ ऐसा होता है, आप इस वाली फिगर में देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला आगे करेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है। क्षेत्रफल है ब्रेथ इनटू हाइट और परिमाप है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। आगे हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। इसमें क्या होता है, इसकी चारों रेखाएं होती हैं, 4 रेखाएं होती हैं और कोण होते हैं, ये चारों बराबर होते हैं। इसमें इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा और क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। अगला जो आकृति है हमारे पास वो है वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल, गोला। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि 2 चीजें समझ लीजिए। मान लीजिए एक ये जो है सर्कल है ना, तो ये जो पूरी लंबी सी लाइन है हम इसे कहते हैं व्यास। ठीक है, ये रहा व्यास। और ये जो आधी लाइन है ना, आधी लाइन, इसको कहते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, यानी कि आर से हम इसको डिनोट करते हैं। वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। अगला जो हमारा टॉपिक है इस यूनिट का वो है पेपर फोल्डिंग, जो कि प्रैक्टिकल वर्क है, तो मैं उसे यहाँ लेक्चर में नहीं समझा पाऊंगी, आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे क्लास में। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सममिति। सममिति मतलब होता है सिमेट्री, यानी बराबर भागों में बांटना। जैसे कि इसके भी प्रकार होते हैं। पहला है एक सममिति रेखा। मान लीजिए एक रेखा द्वारा आप किसी भी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे कि मैंने इस वाली आकृति में किया हुआ। आप देखिए ये हार्ट है, इसको बीच में से मैंने काट दिया, दोनों तरफ मुझे एक जैसे ही शेप मिलेंगे और बराबर। उसके बाद आता है 2 सममिति रेखाएं, यानी कि 2 रेखाओं का प्रयोग करके हम बांटेंगे। जैसे कि इस वाली आकृति को देखिए, मैंने जो है 2 रेखाओं का प्रयोग करके इसको बांटा है और वो भी एक जैसी शेप में और बराबर। उसके बाद 3 सममिति रेखाओं में क्या करते हैं हम कि 3 भागों में बांटते हैं, 3 रेखाएं खींचते हैं, बराबर बराबर आती है हमारे पास। ठीक है, और 4 सममिति में हम 4 खींचते हैं, और 5वीं हमारी क्या है, अनेक सममिति रेखाएं। इसमें हम अनेकों खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे 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 करके इसमें क्या आता है, हमारे पास सारे एक जैसे और बराबर शेप आते हैं। और इसके बाद एक टाइप और होता है सममिति का, कोई सममिति रेखा नहीं, जिसमें कि हम कोई भी सममिति रेखा नहीं बना सकते। जैसे कि एक ये वाला देख लीजिए आप चित्र जो है, या फिर ताजमहल का एग्जाम्पल। अगर आप ताजमहल को 2 बराबर भागों में भी बांटोगे ना, तो आप 20 से बांटोगे तो ऊपर का हिस्सा अलग ही होगा, नीचे का हिस्सा अलग ही होगा, तो इसकी कोई सममिति रेखा नहीं होती। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है टेसिलेशंस, यानी कि हिंदी में भी इसको टेसिलेशन बोलते हैं। एक तरह से ये होता है जुड़ाव। आपने अपने घरों में टाइल लगा हुआ देखा होगा, टाइल्स लगे होते हैं ना, ऐसे चिपके होते हैं।
एक स्क्वायर शेप, फिर सेम शेप का, फिर सेम शेप का, है ना। इस तरीके से सारे में टाइल लगा होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये त्रिभुज वाला देख लीजिए, इसमें जो है त्रिभुज आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे। फिर एक त्रिभुज यहाँ है ना। फिर एक त्रिभुज यहाँ है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने पेन से जो बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरा वर्ड, इस वर्ड को भी मैंने जोड़ा हुआ है, यही तो टेसिलेशन होता है। टेसिलेशन भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है नियमित टेसिलेशन यानी रेगुलर टेसिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक सी आकृतियां होती है सारी। जैसे कि आप ये देख लीजिए, इसमें सारे स्क्वायर हैं, इसमें सारे ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, एक शीर्ष होता है। शीर्ष क्या होता है, जॉइंट वाला पॉइंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ एरो पे, इस पॉइंट पे जो है चारों जुड़ रहे हैं। इस पॉइंट्स पे कितने स्क्वायर जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जुड़ रहे हैं ना। तो हम इसको 4 को हम क्या करेंगे, 4 बार लेंगे, क्योंकि 4 बार जुड़ना है। जैसे कि 4 4 4 4, 4 रेखाएं है ना, स्क्वायर में 4 रेखाएं होती हैं। और यहाँ पे जोड़ कितने रहे हैं, 4, इसलिए हम 4 को 4 बार ले रहे हैं। इसी तरह से नीचे ट्राइंगल में देखिए, अब ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे 6 ट्राइंगल जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जुड़ रहे हैं ना, और ट्राइंगल में रेखाएं कितनी होती है, 3। तो हम इस 3 को 6 बार लेंगे, 1 2 3 4 5 6। चलिए आगे हमारा आता है अर्ध नियमित टेसिलेशन यानी कि सेमी रेगुलर टेसिलेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 या 2 से अधिक प्रकार के बहुभुज हो जाते हैं, मतलब कुछ शेप ही नहीं होती। अभी ऊपर क्या हो रहा था, हमारे पास एक जैसी शेप थी, लेकिन अब हमारे पास एक जैसी शेप नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसका जो शीर्ष बिंदु है ये वाला, इसे जोड़ूंगी तो मेरे पास कितनी रेखाएं मिलेंगी। आप इस वाली आकृति में देखिए, 1 2 3 4 5, यानी कि ये तो 5 हो गया। अब इधर साइड में क्या है, ट्राइंगल है, तो 1 2 3 हो गया। इधर भी ट्राइंगल है, तो 1 2 3 हो गया। तो देखिए ये बराबर नहीं है ना, 5 3 3, ये बराबर नहीं है ना। तो ये होते हैं अर्धनियमित टेसिलेशन। अगला हमारा टॉपिक है मापन यानी कि मापना। तो हम सारी चीजों को मापना और उसकी इकाई देखेंगे। सबसे पहले हम लंबाई की बात करेंगे। तो लंबाई को जो है हम किसमें नापते हैं, सबसे पुराने टाइम में क्या करते थे, जो अमानक इकाई होती है, अमानक यानी पुराने टाइम की बात हो रही है, हम हाथों से, उंगली से या फिर पैरों से नापते थे। पैरों से नापते थे ऐसे चल के कि हाँ 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम। लेकिन अब हम क्या करते हैं, किलोमीटर सेंटीमीटर इस तरीके से नापते हैं। तो यहाँ पे कुछ मानक इकाइयां लिखी हुई है, वो देखते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। उसी तरह से 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकोमीटर होते हैं, और 1 डेकोमीटर में 10 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रटनी होंगी बेसिकली। आगे चलते हैं, वेट, भार की बात करेंगे हम। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम या फिर न्यूटन। न्यूटन जो होता है भार का एक ऐसा यूनिट होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लीजिए। 1000 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम जो है, सॉरी ये गलत हो गया एक्चुअली, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, ये गलत हो गया है। 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, उसी तरह से 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम हो गया। 100 किलोग्राम में होता है 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल में 1 मीट्रिक टन होता है। चलिए आगे है हमारा टाइम, यानी अब हम टाइम को देखते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है। सबसे पहले टाइम को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है पूर्वाहन यानी कि एंटी मेरिडियन, दूसरा होता है अपराहन यानी कि पोस्ट मेरिडियन, जिसे हम एएम और पीएम भी कहते हैं। अब ये एएम कब से कब तक होता है, रात के 12 बजे से दिन के यानी दोपहर के 12 बजे तक, और पीएम कब तक होता है, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। टाइम को नापने की जो इकाई है वो है सेकंड, सबसे छोटी जो इकाई है। अब देखिए 60 सेकंड में होता है 1 मिनट। अब 60 मिनट में होता है 1 आवर यानी घंटा। 24 आवर का एक दिन होता है, और 365 दिन का एक वर्ष होता है, और 10 वर्ष का एक दशक होता है, और 10 दशक का एक शताब्दी होता है यानी कि 100 साल। आगे चलते मुद्रा, मुद्रा यानी कि करेंसी, करेंसी यानी कि पैसा। तो पैसा तो अब हमारे देश में चलता नहीं है, तो इकाई क्या हो गई हमारी, रुपया। तो 100 पैसे में क्या होते हैं, 1 रुपए होते हैं, ये अब आपको मानना होगा, और पैसा तो अब मान्य है ही नहीं।
अगला है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान को भी हम दो तरीके से नापते हैं, एक सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में हम जब नापते हैं तो हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक नापते हैं, और जो फ़ारेनहाइट होता है उसमें 32 डिग्री से 212 डिग्री तक का दिया हुआ होता है। ये हमारे थर्मामीटर होते हैं। इसे फ़ारेनहाइट होता है हमारे थर्मामीटर में। जब हम अपना टेम्परेचर नापते हैं तो हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और जो तापमान को मापने की इकाई है वो है डिग्री। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो बहुत ही ईजी है, आप बस फॉर्मूला रट लीजिए। सेल्सियस को जब आप फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगी कि आपको जो भी वैल्यू दी होगी सेल्सियस की उसको 9 से गुना करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, फिर 40, फिर क्या कर देंगे हम उसमें प्लस 32, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल रही मैं, प्लस 32 कर देंगे, जैसा कि मैंने आगे किया है। देखिए, मान लीजिए आपके पास सेल्सियस है, मान लीजिए आपके पास सेल्सियस कितना है 40। अब हम इसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, तो सबसे पहले 40 को गुना करेंगे 9 से, फिर भाग करेंगे 5 से, फिर जमा करेंगे 32। आपका 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमारी वैल्यू होती है फ़ारेनहाइट की उसे माइनस कर देते हैं 32, फिर गुना 5, फिर भाग 9। मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 104 है, मान लीजिए हमारे पास फ़ारेनहाइट। हमें सबसे पहले क्या करना है, 104 में से 32 को माइनस कर देंगे, 5 को गुना कर देंगे और 9 से भाग दे देंगे, हमारा जो है 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे क्षेत्रफल और उसके माप की। इससे पहले भी मैं जो आकृतियां करा रही थी तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, लेकिन अभी मैं फिर से बताऊंगी। आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 सही और लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, आयत ये होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ शेप्स के बारे में। और इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो L इंटू बी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। इसके बाद हमारे पास त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग आपका परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग की बात करें तो अगर हमें परिमाप निकालना हो तो 4 गुना ऐसी यानी कि साइड, एक भुजा को हम 4 से गुना कर देंगे। और वहीं क्षेत्रफल निकालना हो तो हम एक साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे, यानी उसको उसी से गुना कर देंगे जो हमारी वैल्यू होगी। आगे चलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज होता है कुछ इस शेप का होता है, जिसे इंग्लिश में हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। इसका परिमाप निकालने के लिए हम 2 सही ए बी प्लस बी सी यानी कि एक साइड और दूसरी साइड को हम गुना जमा कर देंगे। ए बी क्या होती है, लंबी भुजा होती है, और बी सी क्या होगी, आपकी छोटी भुजा होगी, ये लंबी वाली और ये छोटी वाली। क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुना शीर्ष लंब, यानी जो बीच का लंबा वाला जो होगा हम उसको इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे बेस से। आगे चलते हैं सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस की शेप कुछ इस साइड की इस टाइप की होती है। ठीक है, इसका परिमाप निकालते हैं 4 गुना भुजा से और क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2। उसके बाद गुना करते हैं फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। जब रोम्बस बनाते हैं ना हम, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला हमारे पास 2 डायगोनल होते हैं, तो इन दोनों को हम आपस में गुना कर देंगे। अगला है समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। एक तरह हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे बना नहीं पाई हूँ, आप गूगल सर्च कर लेंगे ट्रेपीजियम कैसा दिखता है। ऐसे 4 साइडों का ही होता है। इसका परिमाप निकालना हो तो हम चारों भुजाओं का योग निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 ए प्लस बी यानी कि जो हमारी साइड्स हैं वो गुना में हाइट। इसके बाद आता है हमारे पास घन यानी कि क्यूब। क्यूब का हमारे पास क्षेत्रफल या फिर परिमाप नहीं निकालते हैं, हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, आयतन। और आयतन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए है तो ये स्क्वायर, लेकिन अगर मैंने इसे इस तरीके से बना दिया तो ये हो गया घन, मतलब अब ये ठोस है, इसके अंदर चीज भरी हुई है। तो इसका निकालने के लिए हम वॉल्यूम क्या कर देंगे, A3, मतलब जो भी ये साइड है उसको 3 से 3 बार यानी कि गुना कर देंगे। आगे चलते हैं घनाभ यानी कि ट्यूबोइड। इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट। ठीक है, अगली आकृति हमारे पास बेलन यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे सिर्फ गोलीय भाग का, मतलब ऊपर से ढका हुआ नहीं है हमारा सिलेंडर, तो हम क्या निकालेंगे 2πr/h। ठीक है, लेकिन अगर हमें टोटल सरफेस निकालना, मतलब ऊपर से भी ढका हुआ है, ये पूरा बंद है, तो क्या हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r यानी कि हाइट और रेडियस को भी हम दोबारा से जमा कर देंगे।
इसके बाद एक वैल्यू एक आकृति आती है हमारे पास शंकु यानी कि कोन। अगर इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, यानी कि जो हमारा कोन है ऊपर से अभी भरा हुआ नहीं है, खाली है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये हो जाएगा। अगर हमें टोटल निकालना हो, मान लो ये पूरा भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगला जो हमारे पास आकृति आता है वो स्फेयर यानी कि गोला होता है। ये होता तो वैसे सर्कल है, लेकिन अगर ये फिल्ड है किसी चीज से भरा हुआ है तो ये गोला बन जाता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 4/3 पाई आर ई क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर की स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आर यानी रेडियस यानी त्रिज्या मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है अर्धगोले का संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ। अगर अर्धगोला है, आधा गोला है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालना होगा तो 2/3 पाई आर ई क्यूब। तो ये था हमारे यूनिट 2। इसके अंदर मैंने सारे फॉर्मूले, सारी आकृतियां और सिमेट्री लाइन और टेसिलेशन जितने भी टॉपिक्स थे सारे क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो में हम करेंगे मैथ का जो हमारा काफी टाइम से रह गया है सिलेबस, अब हम उसको कवर करेंगे। तो जो हमारा मैथ और टीचिंग का सब्जेक्ट है गणित शिक्षण, इसका इकाई 3 जिसका नाम है गणित शिक्षण के दृष्टिकोण, अप्रोचेस टू द टीच मैथमेटिक्स। तो चलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि यूनिट काफी लंबा था और काफी समझाने वाला था, पॉइंट्स को हम काट नहीं सकते, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पर गणित में प्रत्यय संगठन का अर्थ और महत्व। अब आप कहेंगे व्हाट इज प्रत्यय संगठन, तो इस इंग्लिश में पहले बता देती हूँ। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, है ना। जैसे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो मैथ हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है और क्या महत्व है, ये दोनों ही चीजें समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है। यह एक तार्किक विषय है। आप जानते हैं कि मैथ कैसा है, लॉजिकल है, थ्योरी तो नहीं होती, प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रत्यय और सिद्धांतों को रटने की बजाय, लेकिन यहाँ पे भी सम प्रत्यय कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे फॉर्मूले कैसे बने, है ना, उन प्रूफ करना, एंगल्स लिखना, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब संप्रत्यय ही तो हैं। तो इनको रटने की बजाय इनको सही से समझ सकें, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट को समझने की बात करते हैं। और यहाँ पर प्रश्नों को हल करने में भी फिर दिक्कत नहीं होती अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। तो अब देख लेते हैं इस प्रत्यय संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कि जो ये हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है इसको कौन कौन सी चीजें जो है फैक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है विद्यार्थी, यानी कि जो स्टूडेंट है अगर उसको रुचि ही नहीं है कॉन्सेप्ट समझने में, वो सोच रहा चल छोड़ ना, फॉर्मूला जो है वो रट लेता हूँ, छोड़ इतना लंबा कौन समझेगा, ये फॉर्मूला बना कैसे है ना। तो ये भी दिक्कत होती है। विकास, मानसिक स्थिति, कई बार उनको समझ ही नहीं आ रहा होता, वो कोशिश करते हैं फिर भी। दूसरी चीज है परिवार, यानी वहाँ की संस्कृति और भाषा, अगर लैंग्वेज का फर्क आ जाए फिर भी नहीं बच्चा समझ पाता है कॉन्सेप्ट को। टीचर का अगर अनुभव ना हो और साधन उपलब्ध ना हो तो भी जो है हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है मैथ वो क्लियर बच्चों को नहीं हो पाता है। आगे है अच्छे प्रत्यय संगठन के लिए पाठ्यक्रम, कि जो कॉन्सेप्ट बच्चे को अच्छे से क्लियर हो, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अच्छे से बच्चा समझे, इसके लिए हम पाठ्यक्रम कैसा रखें। ये विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, इसके अंदर शिक्षण विधियां होनी चाहिए, कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए और अधिगम स्तर भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे कि क्रिया सिद्धांत, यानी किसी भी काम को करके हम बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाएं, या फिर मूर्त सामग्री का प्रयोग करें जो हमारे पास अवेलेबल हो। प्रासंगिक पढ़ाई का सिद्धांत, यानी जो चीजें प्रासंगिक हैं उस तरीके से हम बच्चों को समझाएं। समवाय का सिद्धांत, यानी को रिलेट करें, जैसे हमें कोई चीज सिखानी है, जैसे हमें उनको बताना है कि कोन क्या होता है तो हम उन्हें आइसक्रीम का एग्जाम्पल दें, है ना, बर्थडे वाली कैप का एग्जाम्पल दें, को रिलेट करें उनकी लाइफ से, तो भी बच्चों को जो फॉर्मेशन है वो कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। अगला टॉपिक है गणित शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण। तो यहाँ पे अप्रोचेस की बात करेंगे। यहाँ पे मतलब शिक्षकों का शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों पर उसके द्वारा दिए गए महत्व को निर्धारित करना, कि मतलब मैथ को लेकर किस किस तरीके के अप्रोचेस दिए हुए हैं। तो जो ब्रॉड लेवल पर दिया गया है उसे हमने 3 भागों में बांटा है। 3 प्रकार के दृष्टिकोण है। पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो इनकी विचारधारा क्या है, ये कहते हैं इनका जो है पाठ्य वस्तु यानी कंटेंट की ओर झुकाव ज्यादा है, और ये प्रक्रिया, इसे हम प्रक्रिया दृष्टिकोण भी कहते हैं, प्रोसेस अप्रोच भी कहते हैं। ये गणित के इतिहास से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टिकोण लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये गणित के इतिहास से संबंधित है कि 0 की खोज किसने की, फिर 1 की खोज किसने की, ऐसा नहीं है।
ये मानव चिंतन के क्रमिक विकास से संबंधित है, लेकिन इसका कोई अधिक महत्व आज के टाइम पे नहीं है। तो इसे सिर्फ लिखने के लिए ये वाला अप्रोच। सेकंड है एकाधिकार दृष्टिकोण यानी अथॉरिटेरियन का अप्रोच। इसके अंदर क्या है, गणित के प्रत्येक शाखा को ये प्रभावित करता है, चाहे वो लो लेवल की पढ़ाई हो मैथ्स की, अपर लेवल की हो, कॉन्सेप्ट वाली हो, फॉर्मुलेशन वाली हो, प्रैक्टिकल्स हो, ठीक है। इसके अंदर व्याख्यान विधि से पाठ्य पुस्तक विधि और प्रयोगशाला विधि किसी अभी प्रयोग कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता हो। यहाँ पे पाठ्य सामग्री तीव्र गति से पूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर उठाया, कराए धर दिया, मतलब फॉर्मूला लिख दिया, आंसर कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे मेन चीज होता है आपको सिलेबस कवर करना होता है। यहाँ पे पुनः स्मरण के लिए भी समय बच जाता है क्योंकि आप जल्दी से सिलेबस कवर कर देते हैं। यहाँ पर तथ्यों को ग्रहण करने पर जोर दिया है। जो तथ्य दिया हुआ है बस उसको ग्रहण कर लो, रट लो, याद कर लो, ठीक है। अगला है हमारा अन्वेषण दृष्टिकोण यानी कि डिस्कवरी अप्रोच। इसका मतलब होता है स्वतंत्र चिंतन कर सकने में सक्षम। तो ये देखिए यहाँ पर हम बच्चे को ओपनली एक एनवायरनमेंट देते हैं कि वो खुद भी समझे, सीखे, और अगर उन्हें कोई चीज समझ आती है वो हमें बताएं, टीचर को बताए आके, फिर हम बताएं कि क्या कमी है, क्या सही है, और इनकी क्या करें, सराहना भी करें। उपयुक्त समस्या को चुनौती के रूप में रखना। कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको एक टास्क की तरह बच्चों के सामने रखते हैं और फिर वो उसको सॉल्व करते हैं। छात्रों द्वारा स्वयं तथ्यों का संकलन और निष्कर्ष निकाला जाता है। यहाँ पे अध्यापकों द्वारा सिर्फ सहायता या प्रोत्साहन दिया जाता है, वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से। इसलिए क्या दिक्कत है यहाँ पे कि समय बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि एक ही फॉर्मूले को समझने में हमारे बच्चे ने जो है हफ्ता निकाल दिया, महीना निकाल दिया, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया का अवबोध भी यहीं से होता है। जो इन्वेंशन वाला जो दिमाग तैयार होता है वो इसी तरीके से होता है जब वो डिस्कवरी अप्रोच के थ्रू काम करता है। तो ये 3 तरीके के अप्रोच थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो गणित शिक्षण की विधियां एवं व्यूह रचना। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम गणित शिक्षण करते हैं बच्चों के लिए। सबसे पहली विधि जो है हमारी इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। इसके अंदर अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकालना होता है। मतलब एक्सपीरियंस लेंगे, एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला देंगे, ठीक है। इसमें गंभीर अध्ययन और परिणामों का विश्लेषण करके निश्चित नियम या सूत्र बनाकर अन्य प्रश्नों को सीधे नियम द्वारा हल किया जाता है। सबसे पहले हम बच्चों को यही समझाते हैं कि फॉर्मूला कैसे बन के आया। जैसे स्क्वायर और एरिया का फॉर्मूला हो गया, 4 इंटू साइड हो गया, है ना। तो ये आया कैसे, कैसे ये फॉर्मूला बना, हम पूरी जानकारी जो है बच्चे को देते हैं। इसमें सोपान कौन कौन से हैं। सबसे पहले विशिष्ट उदाहरणों का हम प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करते हैं, फिर जनरलाइजेशन कर देते हैं, देन लास्ट में उसका टेस्टिंग और वेरिफिकेशन कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। मैंने यहाँ पे एक प्रयोग भी दिया हुआ है, यानी एग्जाम्पल, जैसे कि त्रिभुज ए तीनों कोणों का योग होता है 180। ये हमने बच्चे को कह दिया। अब या तो बच्चा इसको रट ले, हमने तथ्य बता दिया, लेकिन नहीं। आगमन विधि में हम क्या करते हैं कि पहले त्रिभुज बनाकर दिखाएंगे, उसके सभी कोणों को माप कर तथा उसके योग करके हम दिखाएंगे। इसके बाद कई कोणों को बनाएंगे और फिर कोणों को माप कर उसका योग सारणी में या तालिका में लिखेंगे, और इन सभी उदाहरणों के द्वारा वे बच्चे जो है निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि तीनों कोणों का योग वाकई ही 180 होता है। इस विधि की कुछ विशेषताएं और कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो पेपर में जब विधि कोई सी भी पूछे तो आपको पूरा आंसर इसी तरीके से कंक्लूड करना है। सबसे पहले वो विधि है क्या, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर उसकी विशेषताएं और सीमाएं। तो आगमन विधि तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से तैयार करें। विशेषताओं की बात करें तो ये स्थायी रूप से ज्ञान अर्जन में सहायक है। ये थकावट महसूस ना करके परिणाम मिलने पर बहुत ही खुशी देता है। छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। निरीक्षण व बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। ये रट्टा विधि को समाप्त करता है। इसकी सीमाएं क्या है, ये बहुत ही धीमा है। अनुभवी और योग्य शिक्षक ही इसमें सफलतापूर्वक जो है काम कर सकते हैं। प्राप्त नियम एक निश्चित सीमा तक ही शुद्ध होते हैं। इसके लिए पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ और परिश्रम की आवश्यकता होती है, और ये बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक समय ले लेता है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में बड़ा सिलेबस होता है, तो वहां पे हम इस तरीके से करवाएंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगली चीज है निर्गमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, पहले ही हम उदाहरण द्वारा बने हुए नियम और सूत्र को बतला देते हैं। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले ही फॉर्मूला बता देते हैं एग्जाम्पल के साथ, और फिर हम क्या करते हैं उस नियम से और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है दैनिक जीवन का।
इसमें क्या होता है कि हमने बालकों को पहले ही जानकारी दे दी कि हरे रंग के संतरे जो हैं वो खट्टे होते हैं। तो जब वो 3-4 हरे रंग के संतरे खाकर या चखकर देखेगा तो उसे विश्वास हो जाएगा कि मुझे पहले ही बताया गया था जो नियम वो सही है। तो ये एक एग्जाम्पल है निर्गमन विधि का। इसकी विशेषताएं और सीमाएं क्या हैं? इसकी विशेषताओं में सबसे पहले आता है प्रश्न हल करने में कम समय लगता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, नए प्रश्नों को हल करने में सहायक होता है, कम समय में अधिक ज्ञान इसमें मिल जाता है बच्चे को और कम परिश्रम भी लगता है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या क्या हैं कि प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता जो कि उसमें होता है हमारे, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर वाला किया था इंडक्टिव मेथड में। ये छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ रट लेगा क्योंकि ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। आगमन के पश्चात इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तर्क चिंतन और अन्वेषण की इसमें कमी होती है। अगली विधि है हमारी समस्या निवारण विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों के सामने हम समस्या प्रस्तुत कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि खेत की लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 300 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रैक्टिस के लिए हमारे ज्यादा काम आती है ये वाली विधि। इसकी विशेषताएं और सीमाएं क्या हैं? ये जीवन संबंधित परिस्थितियों की सही जानकारी दे देता है, जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक होता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता लाता है, सही चिंतन व तर्क शक्ति का विकास होता है, उच्च कक्षा के लिए ये उपयोगी होते हैं। सीमाओं की बात करें तो पाठ्यक्रम संगठित करना कठिन है क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं जो उनके जीवन से रिलेटेड हों। जीवन संबंधी समस्याएं ढूंढने में कठिनाई होती है, ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है, मानसिक कार्य को बढ़ावा देता है, सही तथ्यों का संकलन कठिन होता है यहाँ पे। अगली जो हमारी विधि है वो है एनालिस्टिक मेथड यानी विश्लेषण विधि। अब विश्लेषण विधि का मतलब क्या होता है, इकट्ठी हुई वस्तुओं तथा सामग्री को अलग अलग करने की प्रक्रिया। आपके पास कोई डाटा है, फिर आप उसको अलग अलग करेंगे, जैसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करके हल करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे AD = BC, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे दूसरी तरीके से, तो हमारा क्या आ जाएगा, A/B = C/D। दोनों का ही मतलब सेम है, लेकिन हमने इसको अलग तरीके से लिखकर यहाँ पर दिखाया है। तो ये विश्लेषण विधि का एग्जाम्पल है। अगली जो हमारा मेथड है वह संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड। यहाँ पे उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग भागों को जोड़ देते हैं। विश्लेषण के विपरीत या फिर पूरक कह लीजिए, ये तथ्य की सत्यता की जांच करने के लिए होता है। जैसे उदाहरण के लिए A/B = C/D, तो हमें क्या प्रूव करना है कि AC + 4B² BC। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, A + B वाले जितने भी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन लास्ट में जाके हमारा कोई आंसर आ जाता है। तो यही यहाँ पर इसका यही एग्जाम्पल आएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने आंसर निकाला हुआ, आप कोई भी क्वेश्चन का एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि। यहाँ पे पूर्ण संलग्नता के साथ जो है सामाजिक वातावरण में काम किया जाता है, यानी हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं। पता ही आपने भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे अपने टाइम पे। एग्जाम्पल के लिए विद्यालय बजट अध्ययन करना या विभिन्न देशों की मुद्रा का आकलन करना या अध्ययन करना, जिसमें हम फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। ग्रुप वाइज भी होता है ये, इंडिविजुअल भी होता है ये कितने प्रकार का होता है, सृजनात्मक व रचनात्मक हो सकता है, आनंदात्मक योजना, समस्यात्मक योजना, अभ्यासात्मक योजना। तो ये प्रोजेक्ट के टाइप हो सकते हैं। करते हैं इनकी विशेषताएं और सीमाओं की बात, तो ये सीखने की स्वतंत्र विधि है। इससे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, इसमें परिश्रम का महत्व पता चलता है, इसमें व्यक्ति की योग्यता पता चलती है और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बच्चे पर काम करता है। सीमाएं हैं इसकी कि शिक्षकों से अधिक अपेक्षाएं रखता है, अधिक खर्चीला होता है। कई बार जब हम फाइल वाइल बनाते हैं या कहीं से डाटा कलेक्ट करते हैं तो भी खर्चा बढ़ जाता है। समय का बहुत ही ज्यादा अपव्यय होता है। गणित शिक्षण के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है क्योंकि मैथ में तो क्या होता है, सारा दिमाग का और मतलब आपकी प्रैक्टिस का खेल होता है। पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं हो पाता क्योंकि ये टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। अगले चलते हैं हम वैकल्पिक व्यू रचना यानी अल्टरनेट स्ट्रेटेजीज। अब हम किन किन तरीकों से कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करें और बच्चे को पढ़ाएं। तो यहाँ पे हम लिखित कार्य रिटन वर्क करवा सकते हैं, मौखिक कार्य ओरल वर्क करवा सकते हैं, अभ्यास कार्य ड्रिल वर्क करा सकते हैं, होमवर्क गृह कार्य देते हैं, समूह कार्य यानी ग्रुप स्टडी करवाएंगे, स्वाध्याय पर बल सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिलवाएंगे, पर्यवेक्षित करवाना यानी सुपरवाइज कराएंगे उनको, है ना, और पुनरीक्षण रिव्यू करना उनके काम को, अभ्यासार्थ असाइनमेंट्स देना, उद्वलित मस्तिष्क कार्य यानी ब्रेन स्टॉर्म करने वाले काम हम बच्चों को देंगे।
तो ये भी हमारे पेपर में कई बार ये टॉपिक आ जाता है, स्ट्रेटजीज जो है हमारी मैथ को पढ़ाने की। आगे चलते हैं, गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की मुश्किलें। कि गणित में जो अर्थपूर्ण ज्ञान है उसे प्राप्त करने में जो मुश्किलें, प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या क्या हैं। तो गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। अर्थपूर्ण ज्ञान का मतलब यहाँ पे है मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों का विकास और दूसरे विषयों के ज्ञान अर्जन में भी मदद, भविष्य में गणित पढ़ने के लिए नींव तैयार करना, जीविका कमाने में जो है मदद करना, प्रतिदिन समस्या को हल करना जो प्रतिदिन आपके जीवन में आती है, जैसे छोटी मोटी हल, जो छोटा मोटा कैलकुलेशन हो गया, आप सब्जी लेने चले गए, तो इन चीजों के लिए ये जरूरी है। तो कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पे, सबसे पहला है छात्रों की गलतफहमियां व गणित से डर, फोबिया बहुत है बच्चों को मैथ से। तो ये क्या है, गणित के प्रति असहाय महसूस करना या स्वयं को गणित के प्रति और सवाल हल करने के प्रति असक्षम। बच्चे क्या है, सोचते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, मैथ जो है बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। तो इसका कारण क्या क्या है, घर में गणित की उपेक्षा, मान लीजिए घर में किसी ने कह दिया मैथ तो ऐसे ही समझ में नहीं आती, तो बच्चा समझ जाता है कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है। स्वयं का कोई बुरा अनुभव हो सकता है, गणित शिक्षक से डर हो सकता है, कमजोर बेस हो सकता है उस बच्चे का, गणना कार्य में आलस्य करता हो बच्चा, ये भी हो सकता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण, नवीन विधियों का प्रयोग, कमजोर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देंगे, चयनित प्रत्यय करेंगे, अन्य विद्यार्थियों का सहयोग भी हम उन बच्चों को देंगे। छोटी छोटी गलतियां एवं साधारण त्रुटियां। अब छोटी छोटी कौन सी गलतियों की वजह से मैथ सब्जेक्ट जो है बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, श्याम पढ़ पुस्तक या प्रश्न पत्र से प्रश्न संख्या उतारने में गलती करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी जब क्वेश्चन उतारते हैं तो ये गलत उतार लेते हैं, और जब वो एक संख्या गलत उतारते हैं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो प्रश्नों को जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ते और समझते नहीं है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और फिर अपना आंसर निकाल देते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। नकारात्मक संख्याओं की गणना करने में समस्या होती है। नेगेटिव जो हमारे इंटीजर्स होते हैं या संख्याएं, नंबर्स होती है, वो बच्चे समझते नहीं है, वो तो सोचते हैं 1 2 3 होता है, लेकिन -1 -2 आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मानक मात्रा के प्रयोग में त्रुटियां, गणना में अधिक समय लगता है तो भी बच्चे इसको नहीं करते। सामान्य गलतियां एवं उनके उपचारात्मक कार्यक्रम, जो नॉर्मल जो गलतियां बच्चे करते हैं और उसका उपचार क्या है। तो क्या क्या गलतियां करते हैं, पूर्णांकों का योग जोड़ने में, घटाने में, जमा घटा के चिन्हों को नहीं समझते, गुणनफल करने में, और पूर्णांकों का जो है जो रिजल्ट बाद में निकलता है वो ये फल यहाँ पे भागफल आएगा, ठीक है। तो गुणा भाग जमा घटा ये सब करने में गलतियां करते हैं सामान्य। तो इसके उपचार क्या है कि हम उन्हें माइनस प्लस चिन्हों की जानकारी दें कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये सारी जानकारी दें। अंश व हर बताएं कि डेनोमिनेटर और नैनोमिनेटर क्या होते हैं। गणना का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करवाएं हम उनको कैलकुलेशन की, क्योंकि हर जगह उनके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, स्कूल टाइम पे तो अलाउड बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपका यूनिट 3 था मैथ का। शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि हमारे मैथ एजुकेशन की यूनिट 4 की होने वाली है, और इसका नाम है गणित अधिगम में प्रसन्नता, खुशी या फिर आनंद, आप कुछ भी कह लीजिए। मतलब जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर जॉयफुलनेस होनी चाहिए, तो जॉय ऑफ मैथमेटिक्स इंग्लिश में जो यूनिट का नाम है वो ये है। तो हिंदी इसकी हो जाएगी गणित अधिगम में आनंद। तो ये जो इकाई 4 है, इसके बाद एक इकाई और आएगी, इकाई 5, और फिर आपका मैथ का जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, यूनिट 4 पढ़ते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से मैथमेटिक्स को जब हम प्राइमरी लेवल पे टीचर पढ़ाने जाएंगे या फिर पढ़ाते हैं, तो फिर हमें जो मैथ को वो कैसे हमें इंजॉयफुल बनाना है बच्चों के लिए, बच्चे मैथ को कैसे इंजॉय करें। तो इस पूरे यूनिट में यही सारी बातें की गई हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आ जाता है आपके पास वो है शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी एवं उपयोग। कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है या जो टीएलएम है, जो टीएलएम हम हर सब्जेक्ट में यूज करते हैं पढ़ाते हुए, तो मैथ के भी जो टीएलएम है उसकी तैयारी कैसे करेंगे और उपयोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण टीएलएम है क्या क्या, जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके पास श्यामपट, आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो, चित्र, तालिका, ग्राफ, चार्ट, वास्तविक वस्तुएं भी हम टीएलएम की तरह यूज करते हैं, प्रतिरूप यानी मॉडल्स, ज्यामितीय बॉक्स में यंत्र, फिल्म स्क्रिप्ट प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र, जादुई यंत्र, चलचित्र, समाचार पत्र, कंप्यूटर और इंटरनेट, खेल तथा पहेलियां, भ्रमण व यात्राएं। तो इन सभी टीएलएम को हम मैथ में जो है यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए।
तो गणित के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री अब आप तैयार कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, आप कैसे बनाएंगे टीएलएम। तो टीएलएम जो है वो आपके आसपास के वातावरण में आसानी से उपलब्ध हो ऐसे ही साधनों को चुनना है, ठीक है, ताकि बच्चा भी उससे कोरिलेट हो सके। जैसे कि पहली चीज है, आप ठोस वस्तुओं को चुन सकती हैं, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, छड़ी, माचिस, अनाज के दाने, इन सबको चुनकर आप अपना टीएलएम बना सकती हैं। तो इन सब चीजों से आप जमा, घटा, भाग, गुना, भिन्न, प्रतिशत, आकृति आदि शिक्षण गणित में कर सकती हैं। दूसरी चीज है आपकी चित्र व चार्ट। इससे हमें क्या हम बना पाएंगे, इससे ज्यामितीय आकृतियां, सूत्र, फॉर्मूले लिखकर दिखा सकते हैं चार्ट पर। और इनके लिए हम आसपास जो चीजें उपलब्ध होती हैं, जैसे पुराने कैलेंडर हो गए, पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र हो गए, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा होता है मॉडल, यानी कि प्रतिरूप बनाना। हम कौन कौन से मॉडल बना सकते हैं मैथ में, तो हम एबेकस, गिनतारा बना सकते हैं, ज्यामितीय आकृतियां बना सकते हैं जो शेप्स होती हैं, स्थानीय मान जेब, मतलब जो स्थानीय मान जेब मतलब पॉकेट होता है, जिसमें हम बच्चों को दिखाते हैं कि ये जो है हमारा इकाई है, इसमें इकाई वाली संख्या जाएंगी, इसमें दहाई वाली, इसमें सैकड़ा वाली, है ना। तो प्लेस वैल्यू बच्चे को वहां पे हम सिखाते हैं। भिन्न चक्र, है ना, फ्रैक्शन का एक चक्र बनता है मॉडल में, कागज मोड़ना यानी पेपर फोल्डिंग। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे मॉडल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है विद्यार्थियों में क्रियात्मक क्षमताएं विकसित करने वाली गतिविधियां। तो बात हो रही है एक्टिविटीज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आती हैं। मैथ के पेपर में एक्टिविटीज जरूर आएगा 100%। और इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि बच्चों की क्रियात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटीज कराएंगी। तो गणित की गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित क्रियात्मक क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी हम विकास करेंगे, कौन कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जिनका हम विकास करेंगे। पहला, गणना में निपुणता, यानी वो गिनने में उनके कुशलता आए, ज्यामितीय रचनाओं में निपुण हो जाएं, समस्या समाधान की क्षमता आए, सन्निकट व अनुमान एनालिसिस कर सकें बच्चे, तर्क व प्रमाण यानी लॉजिक लगा सके, एनालाइज कर सकें क्वेश्चंस को और फिर आंसर दे सके। तो ये क्षमता हमें उनके अंदर लानी है। बेसिकली ये क्रियात्मक विचारधारा है क्या, मतलब हम कह रहे हैं ना कि क्रियात्मक विचारधारा आनी चाहिए बच्चे में। तो ये है क्या कि जीवन में प्रकाश या रंग भर देती है। कोई भी विषय हो, अगर आप उसे क्रिएटिव तरीके से पढ़ाएंगे तो ही बच्चे को समझ में आता है। आज के टाइम पे तो हम यही विधि है जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है, वस्त्रों के डिजाइन आ सकते हैं, आकार, इमारतों की शिल्पकारी, जिसे देखकर बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं और फिर उनका जो दिमाग है वो भी सृजनशील करता है। ये क्या करता है, उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कल्पना और वास्तविक दोनों को जोड़कर कुछ क्रिएट करने की जो थिंकिंग है बच्चे में आती है। इसमें नए प्रयोग करना, चुनौतियों को स्वीकार करना और स्वयं प्रयत्न करना, और जो मन को खुशी दे ऐसे कामों को करना शामिल होता है। तो बेसिकली जो गतिविधियां भी हैं वो ऐसी ही होंगी मैथ्स की। तो चलते हैं कुछ गतिविधियों की तरफ। यहाँ पे मैं 1-2 गतिविधियां आपको बताती हूँ जो आप पेपर में लिखेंगे। अगर आपको इनके अलावा कुछ गतिविधियां आती हैं या आपके खुद के मन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आती हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं, वो और भी ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहली जो गतिविधि है यहाँ दिया हुआ है कि दी गई सभी टोकरियों में बराबर आम रखें। ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास आम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 दूनी 12, यानी टोटल 12 आम हैं। और हमारे पास टोकरियां हैं 1 2 एंड 3, तो सिर्फ 3 हैं। तो अगर हम इन तीनों टोकरियों में बराबर बराबर आम रखते हैं तो इस वाली गतिविधि से हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, भाग करना, यानी कि बराबर बराबर बांटना, भाग करना, पार्ट्स में बांटना। तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, अगर हम 12 को 3 से भाग दे दें तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रत्यय से स्पष्ट हो जाएगा कि भाग क्या होता है, और इससे क्या होगा, बच्चे को अगर हम इस गतिविधि को दोहराते हैं तो बच्चे का गणना कौशल भी बढ़ता है, क्योंकि वो बार बार गिनतियों से और संख्याओं से रूबरू होता है। तो इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन पेपर में डिवाइड यानी भाग को लेकर कोई गतिविधि आई हो तो आप ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल ले सकते हैं वहां पे। आगे चलते हैं, दूसरी एक्टिविटी है दैनिक जीवन से संबंधित। इसमें क्या क्या करवा सकते हैं हम, दैनिक जीवन वाला क्वेश्चन भी आता है मैथ में। तो मैंने यहाँ पे 2 दिए हुए हैं एक्टिविटीज, आप देखिए कि 5 विभिन्न वस्तुओं के रैपर को इकट्ठा करो और प्रत्येक का मूल्य लिखो और फिर कुल मूल्य ज्ञात करो, यानी जमा। यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी के थ्रू जमा करना सीखेगा।
अगला है किसी होटल का मेन्यू कार्ड अवलोकित करो और अपने परिवार के लिए भोजन का ऑर्डर सोचें। ये रियलिटी में नहीं करना, सिर्फ ये हम एक्टिंग कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, और फिर हमें पूरी कितनी राशि देनी होगी वो आप टोटल कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरी जो एक्टिविटी हमारी वो ज्यामितीय संरचनाओं से है, यानी त्रिभुजों की रचना करना, जिसमें कि एक समकोण होता है, उसमें सीधा एकदम राइट एंगल एक होना चाहिए, देन हमारा त्रिभुज बनेगा। फिर अधिकोण में क्या होता है कि एक कोण हमारा 90 से ज्यादा का होना चाहिए और न्यून कोण में 90 से कम का होना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज हम बच्चों को करा सकते हैं और इससे बच्चों का क्रियात्मक जो विचारधारा है या फिर जो क्रियात्मक सृजनशीलता है वो बढ़ती है। अगला टॉपिक है मनोरंजनात्मक गणित। अब मनोरंजनात्मक मतलब जिससे बच्चे और इंटरटेनमेंट हो, यानी रिक्रिएशनल जो चीजें होंगी वो यहाँ पे आएंगी। तो मनोरंजनात्मक गणित में भी ना गतिविधियां ही आती हैं कि आप जो है गणित विषय के अंदर 5वीं तक के बच्चों के लिए या प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए मनोरंजनात्मक एक गतिविधि का आयोजन कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। तो गतिविधि मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अब आप ये देख लीजिए, मनोरंजन मतलब जो बच्चे को खुशी दे, बच्चे को इंटरेस्ट दे, इससे बच्चे की सृजनशीलता बढ़ेगी। तो ये सारी पॉइंट्स इसमें आप इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं। रही बात गतिविधि की, तो पहला गतिविधि दे लीजिए कि मनोरंजनात्मक कौन सा खेल है। यहाँ पे बिना पेन उठाए चित्र बनाए, ये चित्र दिया हुआ है और बच्चे से कहा गया आपको बिना पेन उठाए ये वाला चित्र बनाना है। तो ये देखिए बच्चे के लिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इंटरटेनिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने ये बनाया, जैसे कि एरो से आप समझ जाएंगे कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिना पेन उठाए हमने जो है ये आकृति बना दी। तो इस तरीके से बच्चे को खुशी भी मिलेगी जब वो ये काम कर लेगा और आकृति बनाना भी सीख जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी गतिविधि है हमारी, इसमें है कि माचिस की तीलियों से ये जो विभिन्न बंद आकृतियां बनाए, यानी माचिस की तीलियों से उन्हें आकृति बनानी है। जैसे यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो बच्चे भी क्या, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, तो ये बच्चा जो है अपनी माचिस की तीलियों से बनाएगा। तो 2 माचिस की तीली यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो यहाँ पे बराबर माचिस की तीलियां लगाई हैं चारों तरफ, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों को हम शेप्स की जानकारी दे सकते हैं, उसकी संरचना की जानकारी दे सकते हैं। आप इसमें कोई भी शेप बनवा सकते हैं। एक और गतिविधि है यहाँ पर, इसमें दिया है कि दिए गए खाली स्थानों में से 8 तक ऐसे रंग भरें कि जो पड़ोसी स्थान हो वो लगातार जैसा ना हो। तो मतलब एक के बाद जो दूसरी संख्या है वो कंटिन्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये आकृति थी। अब ये इसका आंसर है, देखिए 1 के बाद 2 है, नहीं ये दूर है। अब 3 देखिए ये भी इससे दूर है, 4 भी इससे दूर है, बीच में कुछ ना कुछ आ रहा है, फिर 5 यहाँ आ रहा है, फिर 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ। तो कोई भी संख्या एक के बाद एक तुरंत नहीं आ रही है आपस में। तो ये आपकी जो है मनोरंजनात्मक गणित के अंदर आएगा। इसके अलावा इसके अंदर आते हैं गणितीय खेल। इन खेलों की क्या विशेषताएं हैं कि इस खेल में जो है 2 या 2 से अधिक बच्चे भी खेल सकते हैं। इसमें चुनौतियां होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं, निश्चित अंतिम बिंदु होता है कि खेल खत्म कहाँ पे होगा, और गणितीय ज्ञान भी इसमें सम्मिलित होता है। तो इन खेलों के उदाहरण क्या क्या हैं? रेखा पार करना, जैसे कोई रेखा बनाई रही है, आपको चलना है, देन काउंट करना है और फिर उस रेखा को पार करना है। ग्रिड के अनुसार कूदना, जैसे क्लास में ग्रिड बने होते हैं बॉक्सेस, तो आपको एक बॉक्स छोड़ना है या गिनते हुए जाना है आगे। अंक स्थान खेल, प्लेस वैल्यू वाला, हमने जो है सीढ़ियां डिवाइड कर ली, ये इकाई है, दहाई है और ये सैकड़ा। हम कहेंगे बच्चों से आप दहाई पे कूदो, तो वो दहाई पे कूदेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि इकाई पहली संख्या होती है, फिर दूसरी संख्या दहाई होती है। तो ऐसे मनोरंजनात्मक या फिर जो हमारे खेल हैं वो इसके अंदर आएंगे। दूसरी चीज है पहेली, ये भी हमारे मनोरंजन में ही आता है। पहेली को हल कैसे करते हैं, इसमें 2 चीजें हैं कि क्या दिया गया है तथा हमें क्या सिद्ध करना है या खोजना है। ये 2 चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे पहेली ये दी हुई है कि दिए गए तीरों में से केवल 2 रेखाएं बनाकर ही तीसरा तीर बनाओ। तो ये 2 तीर दिए हुए थे, बच्चे ने यहाँ पे 2 रेखाएं खींच दी और एक तीसरा तीर बना दिया। देखिए ये भी तो तीर बन गया है ना। तो ये आपकी पहेलियों में आ जाएगा। पहेली नंबर 2 भी यहाँ पर है कि 1 से 9 तक अंकों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि कुल योग जो है वो 900 बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 9 6 5, तो फिर 0 आया जमा करने पे, फिर ये ऐसे करके जो है आपका 900 आंसर यहाँ पे कुल योग आ जाएगा। तो ऐसे जो हम पहेलियां बच्चों को देते हैं, इससे भी बच्चों का जो है लॉजिकली माइंड बहुत शार्प होता है और वो गणित में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं।
अगला टॉपिक है मेंटल मैथमेटिक्स यानी मानसिक गणित। ये अनेक बार जो है कागज व कलम प्रयोग किए बिना ही सूत्रों का अनुप्रयोग करके मौखिक रूप से परिकलन करता है। हाँ जी, जो मैथमेटिक्स हमारी मेंटल मैथमेटिक्स है उसमें आप बैठ कर कॉपी किताब लेकर 10 घंटे तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी होती है और वर्बली आंसर देना होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए साधारण प्रश्न सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गेम्स जैसा कि मैंने ऊपर बताए, एक दो गेम्स बताए, कूट प्रश्न यानी पजल्स हो सकते हैं, पहेलियां हो सकती हैं, मायावी वर्ड यानी मैजिक स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मानसिक गणित के कुछ प्रश्न और हल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 371 तथा 206 का योग ज्ञात करो। अब आपके पास ना तो पेन है, ना तो पेंसिल है, ना ही टाइम है कि आप बैठकर इसको जोड़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इकाइयों को जोड़ो, दोनों की जो इकाइयां हैं उसे जोड़ते हैं। जैसे 8 + 6, ठीक है। अब दहाइयों को जोड़ दिया जाएगा, 7 और 0। अब सैकड़ों को जोड़ देंगे, 3 और 2। ऐसे जोड़ने के बाद जो है हमारा जो लास्ट में टोटल आ रहा है, जैसे 6 और 1 7 हो गया, 7 और 0 7, 3 और 2 5। अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, 5 7 7, तो हमारा आंसर हो गया 577। अब ये क्या किया हमने, इकाई दहाई और सैकड़ों को जोड़कर हमने आंसर बता दिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि 759 में से 448 का अंतर बताना है यानी घटा करना है, तो पहले हम इकाइयों को घटाएंगे। तो 9 में से माइनस कर देंगे, ये 9 में से जाएगा इधर वाला 8, फिर ये 5 में से जाएगा 4 और 7 में से जाएगा 4। तो 1 1 3 आंसर आ रहा है। अब हम इसे भी ऊपर ई एरो ई निशान में काम करेंगे, 311 यानी 311 हमारा आंसर आ जाएगा। हमने बिना माइनस किए ही बता दिया। यहाँ पे हमें छोटी छोटी वैल्यू को माइनस करना था जो कि बहुत ही ईजी था। तो ये मेंटल मैथ होती है। आगे चलते हैं, गणित में भाषा कथन यानी शाब्दिक समस्याएं। हाँ जी, मैथ जो है वो सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे शाब्दिक या फिर भाषा कथन भी आ गया है। क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ प्लस माइनस करके नहीं दिए होते, सिर्फ संख्या में नहीं होते, वहां पे लैंग्वेज, लिटरेचर, सैद्धांतिक, भाषा, ये सारी चीजें वहां पर अब ऐड हैं। तो शब्दों में व्यक्त की गई गणित की समस्याओं को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कथन या फिर शाब्दिक समस्याएं। जैसे कि कहानी, इसे हम कहानी सवाल भी कहते हैं क्योंकि एक कहानी के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलता है। गणित के विभिन्न उप प्रत्ययों संबंधी शाब्दिक समस्याएं हो सकती हैं, चाहे वो जमा हो, घटा हो, भाग हो, भिन्न हो, कुछ भी हो। उपयुक्त सूत्र द्वारा ही हम इन शब्दों को या फिर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है मैथ का, लेकिन कहीं भी कोई संख्या आई है नहीं, सिर्फ शब्द आए हुए हैं। यदि अभी 2:30 बजे हैं तो 50 मिनट के बाद कितना समय होगा, है तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लेकिन शब्दों में, तो फिर ये एग्जाम्पल हो गया। आगे देख लेते हैं शाब्दिक समस्याओं के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। इसमें आयु से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं कि यदि पिता की आयु इतनी है तो 4 साल बाद इनके बच्चे की आयु कितनी होगी, तो ये भी तो शब्द वाला ही है ना, शाब्दिक ही हुआ ये वाला भी। और द्विमीय या त्रिमीय आकृति संबंधी शाब्दिक समस्याएं जो 3D 2D पेंटिंग या फिर शेप्स होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। संख्या पद्धति की समस्याएं हो सकती हैं, कैलेंडर व समय वाला हो सकता है, पैसे संबंधित हो सकती हैं, मापन संबंधित हो सकती है, और बीजगणित जो हमारी अलजेब्रिक मैथ है उससे रिलेटेड भी शाब्दिक समस्याएं हो सकती हैं। अब देख लेते हैं गणित के शिक्षण को आनंददायक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक कैसे जो है वो मैथ को बच्चे के लिए आनंददायक बनाएगा। तो आनंददायक अधिगम के पहले अंश देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए। सिर्फ एक टीचर खड़े खड़े, सिर्फ एक टीचर मतलब जो इंसान है वो कुछ ऐसा मतलब बिना सामग्री के या चीजों के कंपोनेंट्स के तो वो नहीं कर सकता ना। तो पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं। गणित प्रयोगशाला होनी चाहिए, गणित पुस्तकालय, गणित सभाएं हो, गणित प्रदर्शनी व भ्रमण हो, गणितीय खेल तथा पहेलियों का आयोजन किया जाए, और शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLMs का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाले कौन से कारकों का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम व अनुभव को महत्व देंगे। अमूर्त विषयों को मूर्त वस्तुओं से संबंधित करके सिखाएंगे कि जो वस्तु यहाँ पे नहीं है, जिससे माइनस प्लस कुछ है नहीं, लेकिन उन्हें हम रियल ऑब्जेक्ट से समझाते हैं कि 1 और 1 2, 2 और 2 4, है ना। तो ये चीज जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले जो हमारे खेल होते हैं और पहेलियां होती हैं
उनका इस्तेमाल करेंगे। विभिन्न शिक्षण सामग्री TLM, कार्ड, चार्ट, गणित के लिए क्विज, वाद विवाद, कार्यशाला प्रबंध करेंगे। महान गणितज्ञों से परिचय कराएंगे। जीवन परिस्थितियों और गणित से जोड़ेंगे, कोरिलेट करेंगे। सिद्धांत व प्रयोग के बीच का अंतर कम करेंगे, मतलब जो लिखा हुआ है और उसको प्रैक्टिकली करना। और विद्यार्थियों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। कलात्मक प्रदर्शन में सहयोग बच्चों के करेंगे। तो टीचर जो है मैथमेटिक्स को इंटरटेनिंग, एंजॉयफुल बनाने के लिए बच्चों के ये सारे जो कदम है वो उठाएंगे। तो ये हमारे यूनिट 4 था गणित का, ठीक है, और जो कि इसी वीडियो में पूरा ही कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे गणित शिक्षण का इकाई 5, जो कि इस सब्जेक्ट का आखिरी इकाई है और इसका नाम है कक्षा कक्ष विनियम एवं मूल्यांकन। तो बेसिकली ये जो हमारा पूरा यूनिट है वो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन और इसके विनियमों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब हम इस सिलेबस को देखते हैं मैथ के यूनिट 5 की, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो सूक्ष्म पाठ योजना का आता है। और सूक्ष्म पाठ योजना यानी कि जो माइक्रो टीचिंग प्लान है हमारा, इसकी मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखी है। तो वहां पे इसके सूक्ष्म पाठ योजना के गुण, दोष, इसकी परिभाषा, इसके कौशल, सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उस टॉपिक को क्लियर नहीं करूंगी। मैं उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से सूक्ष्म पाठ योजना तैयार कर लें। क्योंकि ये जो टॉपिक है सूक्ष्म पाठ योजना, ये सिर्फ मैथ ही नहीं, जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट है उन सब में ये टॉपिक बार बार आया हुआ है, कॉमन है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है गणित में पाठ योजना निर्माण, यानी कि लेसन प्लान तैयार करना है। तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें लेसन प्लान होंगे और एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर हर सब्जेक्ट के जो है लेसन प्लान आएंगे। वहां पर ऑलरेडी EVS का लेसन प्लान आ चुका है, इसके बाद में मैथ्स का, और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स का वहां पर लेसन प्लान में डालूंगी। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वहां से शुरू करेंगे, जो कि है हमारा शिक्षण हेतु समावेशी कक्षा कक्ष में प्रणाली एवं विधिवत तकनीकों का चयन। जो हमारी समावेशी कक्षा कक्ष है ये उससे रिलेटेड है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले ये जो कह रहे हैं कि हम कैसे विधिवत तकनीकों का चयन करेंगे। सबसे पहली बात की जो समावेशी कक्षा का मतलब होता है हर प्रकार के बच्चे को एक ही कक्षा में समान रूप से सम्मिलित करना। तो क्षमता के प्रकार की पहचान करके हम विधियों का चयन करेंगे। सीधी सी बात है, सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि बच्चे में कमी क्या है और उसके बाद उसी तरीके से टेक्निक यूज करेंगे और उसे कक्षा कक्ष में बिल्कुल सामान्य वातावरण प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें श्रव्य बाधक यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है, उनके हियरिंग में कोई ना कोई दिक्कत है, तो हम क्या करें। तो एज अ टीचर क्या करना है, कक्षा में शोर पर नियंत्रण। क्योंकि अगर क्लास में शोर हो रहा होगा तो उस बच्चे को वैसे ही सुनाई नहीं देगा कि टीचर क्या बोल रहा है। इसके बाद आता है सजावटी सामान व पर्दों द्वारा कक्षा में ध्वनि को अवशोषित करना। क्योंकि अगर क्लास में सजावटी सामान व पर्दे लगे होंगे तो जो आवाज है वो वहीं पर अवशोषित हो जाएगी। बोलते समय मुंह ढकना या छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा सुनने में दिक्कत करेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारी लिपसिंग को पढ़ना चाहेगा। तो ऐसे में यदि हम अपना चेहरा उनसे छुपा लेते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। अगली चीज है शाब्दिक संकेतों के प्रकारों का प्रयोग करना, कि जो शब्द के अनुरूप जो संकेत बनाए गए हम संकेतों का प्रयोग करें जिसे देखकर वो समझ जाएंगे इजीली। अगली चीज है लिखित शब्द और वस्तु और चित्रों का प्रयोग करना, कि जब बोलने से बच्चे को कम सुनाई दे रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा लिखित शब्दों पर जोर दें, वस्तुओं पर जोर दें और चित्रों का प्रयोग करके उन्हें पढ़ाएं। तो ये हम करेंगे अगर कोई बच्चा श्रव्य बाधक है तो। इसके बाद हमारे आते हैं दृष्टि बाधक यानी विजुअल इम्पेयरमेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिखने में दिक्कत होती है, जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में हम किस प्रकार से उन्हें कक्षा के अंदर समावेशन देंगे। तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट आएगा आगे बैठाने के लिए प्रयास, कि ऐसे बच्चों को जिन्हें कम दिखाई देता है अगर वो पीछे बैठेंगे तो उनको वैसे ही और कम दिखाई देगा, या जो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है वो उनको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में हम उन्हें हमेशा आगे बिठाने का ही प्रयास करेंगे। शाब्दिक व्याख्या व उच्चारण का प्रयोग, क्योंकि वो देखने में सक्षम नहीं है तो हम क्या करेंगे, वर्बली यानी बोलकर ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। ब्रेल सामग्री तैयार करना, जो कि उनकी लैंग्वेज है ब्लाइंड्स की ब्रेल लिपि वाली, हम ऐसी सामग्रियों का समायोजन करेंगे। अतिरिक्त समय देंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी काम को करने में ज्यादा समय लगता है।
मदद के लिए पहल करने पर ही सहायता करेंगे, हम तभी उनकी मदद करें जब वो पहल करते हैं। ऐसे बार बार उनकी मदद करना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी अपने अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं। सभी विद्यार्थियों को नाम से पुकारें ताकि वो भी समझ सकें कि कक्षा में अन्य विद्यार्थी भी किस किस नाम से वहां पर उपस्थित हैं। और ऐसे बालकों के साथ भी हमें समान व्यवहार करना है, कोई अतिरिक्त हमें जो है संवेदना प्रकट नहीं करनी है उनके साथ। अगले जो हमारे हैं बौद्धिक रूप से बाधक, कुछ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं जो कम समझते हैं या धीरे समझते हैं औरों के मुकाबले। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, कक्षा को ज्ञान से भरपूर, आनंदित और प्रकाशपूर्ण बनाएं, ताकि जो बच्चा है वो इंटरेस्ट ले, क्योंकि इंटरेस्ट लेगा तो ही वो चीजों को सीखने के लिए पहल करेगा। अगली चीज है कि छात्र को वहां बिठाएं जहां से उसका ध्यान न भटके। ऐसा ना हो कि वो लास्ट वाले बेंच पे बिल्कुल कोने वाली सीट पे बैठा हो, एक तो वैसे उसको समझ में कम आता है और फिर वो बिल्कुल ही क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगली चीज है सुदृढ़ व सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। पुनर्बलन का जो है हम प्रयोग करेंगे, और जो कार्य होते हैं उसे छोटे छोटे भागों में देंगे उन्हें, ये नहीं कि एक ही बार में बहुत सारा काम दे दिया, वो बोझ तले ही दब जाए और करने की रुचि ही ना रहे। अगली चीज है कि अनुकूल वातावरण उनको उपलब्ध कराएंगे जो उनके लिए अनुकूल हो। तो ऐसे बच्चों के साथ हम इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। अगले जो हमारे आते हैं क्रियात्मक रूप से बाधित, यानी कि लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चा फिजिकली कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है, चाहे वो चलने की दिक्कत हो सकती है या और भी किसी भी तरीके की फिजिकली उसको दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है या बैठने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि सार्वभौमिक योजना पर आधारित मौलिक निर्देशों को अपनाते हैं जो सबको समान मानती हैं। आगे है उनकी जरूरतों का ध्यान रखना कि उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। अन्य छात्रों को इनके साथ मिलकर कार्य करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। डेस्क की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि उनकी पहिया कुर्सी के अनुसार हो और वो आसानी से डेस्क पर फिर शिफ्ट हो सके। उनके साथ शैक्षिक गतिविधियों में भी शामिल होने का अवसर देंगे, सिर्फ क्लास में ही नहीं, अदर एक्टिविटीज, चाहे वो गेम हो, डांस हो, सिंगिंग हो, हम उन्हें उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। अत्यधिक दया को हम नहीं दर्शाएंगे उनके साथ, क्योंकि अत्यधिक दया से उन्हें लगता है कि वो काम नहीं कर सकते बिना सहायता के। तो जब तक उन्हें सहायता ना हो, हमें अतिरिक्त जो है दया उन पर नहीं दिखानी चाहिए। तो ये हमारा था कि हम समावेशी कक्षा कक्ष में किस प्रकार से सबको समावेशन देंगे। अगला टॉपिक है गणित में अभ्यास की आवश्यकता एवं महत्व। कहते हैं कि मैथ्स जो है वो पूरा प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या महत्वता है, इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गणित के अंदर जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रत्यय के अभ्यास, मतलब जो हमारा प्रत्यय है, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट जो है बच्चा उसका अभ्यास करता है। कौशल का अभ्यास, इसके अंदर जो फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूले किस प्रकार बने हैं, सूत्र कैसे बने हैं, वो सूत्रों को याद करता है। और प्रत्यय के अनुप्रयोग का अभ्यास, और अंत जो प्रकार है इसमें बच्चा क्या अभ्यास करता है, उन सूत्रों के या नियमों के द्वारा समस्याओं का समाधान करना। तो ये 3 प्रकार से हम जो है अभ्यास कराते हैं। अब देख लेते हैं कि गणित में अभ्यास के क्या कारण हैं या क्या महत्व है। सबसे पहला कि प्रत्यय को भली भांति समझना। जब तक बच्चा अभ्यास नहीं करेगा वो जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। सेकंड चीज है सूत्र का अनुप्रयोग समझना, कि सूत्र तो याद कर लिया लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये बच्चा नहीं समझ पाएगा बिना प्रैक्टिस के। आगे चलते हैं, अगला है प्रत्यय को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित करना और सीखना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करेगा उसको तो ही वो अपनी रियल लाइफ से भी जोड़ सकेगा। अगली चीज है गणना के कौशल में निपुणता प्राप्त करना, गिनती में, उसके बाद तर्क और विश्लेषण में उसकी निपुणता आती है। तत्पर एवं केंद्रित बनाना, जब वो अभ्यास करता है जो बच्चा उसे वो बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना है, ऐसे में वो किसी भी समस्या को करने में बहुत ही जल्दबाजी करता है और फिर जल्दी भी कर लेता है। बुद्धि को कुशाग्र करता है और कम समय में भी वो समस्या को हल करने की क्षमता जो है वो बच्चा रखता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है हमारे मैथ्स में प्रैक्टिस करने के। आगे चलते हैं, गणित अभ्यास की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। पाठ्य पुस्तक अभ्यास, कक्षा दत्त कार्य जो क्लास में काम कराया जाता है, कक्षा में चर्चा डिबेट कराई जा सकती है, क्विज गतिविधियां हो सकती हैं, समूह चर्चा हो सकती है, गणित प्रयोगशाला गतिविधियां हो सकती हैं और गृह दत्त कार्य भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अगला टॉपिक है सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन। ये टॉपिक ऐसा है जो हर सब्जेक्ट में किसी ना किसी यूनिट में जरूर आया है। कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा ये इवैल्यूएशन है।
तो यहाँ पे भी हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सतत और विस्तृत का अंतर क्या है, दोनों की मीनिंग क्या है। सतत का मतलब है मूल्यांकन को पूर्णतः शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए, कि जो टीचिंग कराई जा रही है क्लास में, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है, हम उस पर फोकस करते हैं। और ये नियमित और सततता पर केंद्रित है, मतलब ये लगातार होने वाला इवैल्यूएशन है, क्योंकि ये पूरे साल टाइम टू टाइम चलता रहता है। इसके अलावा जो विस्तृत मूल्यांकन होता है वो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, जिसमें बौद्धात्मक, भावात्मक तथा कौशलात्मक क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक तो होते ही है, मतलब क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो मूल्यांकन करेंगे ही करेंगे, साथ में जो को रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, सह शैक्षिक जो होती हैं, उनके द्वारा भी बच्चों का मूल्यांकन होता है, कि बच्चा जो ड्राइंग कैसी कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है ना, वो ड्रेस कैसे सेंस में पहन के आ रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर इवैल्यूएट की जाती है। आगे चलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों जो इवैल्यूएशन है, चाहे वो सतत हो या व्यापक हो, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके एम्स क्या हैं। तो मूल्यांकन में निरंतरता तथा सर्वांगीण अधिगम व व्यवहारात्मक परिवर्तन का मूल्यांकन, कि अगर हम ऐसा मूल्यांकन करते हैं तो हम उनके सर्वांगीण विकास में ध्यान देते हैं और उनके व्यवहारों में भी परिवर्तन लाते हैं। दूसरा, कौशलों में विकास में ये सहायक होता है, विचार प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता है और याद करने को हतोत्साहित करता है, कि सिर्फ याद करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने विचारों की प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाइए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से ये जोड़ता है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जा सकता है। नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक निर्देशों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रणाली का मार्गदर्शन करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित गतिविधि का रूप देने के लिए भी ये किया जाता है। तो ये सारे इसके उद्देश्य थे हमारे। अगला टॉपिक है गणित में निदानात्मक एवं उपलब्धि परीक्षण। तो पहले हम निदानात्मक करेंगे, उसके बाद उपलब्धि परीक्षण की तरफ चलेंगे। तो क्या होता है निदानात्मक परीक्षण? अधिगम प्रक्रिया की कमी को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण को व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। जैसे पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट में आपने कुछ पढ़ाया, उसने कितना सीखा, क्या समझा, या फिर उसमें क्या कमियां रह गई, आप ये जानना चाहते हैं, तो आप ऐसी परीक्षा उनसे लेते हैं। इसके गुण क्या क्या होते हैं कि अधिगम प्रक्रिया की कमी अथवा कमजोरी का पता लगाता है। दूसरी चीज, ये सभी अधिगम एवं शिक्षण बिंदुओं को महत्व देता है। यह केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही उठाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये गुणात्मक है, ना कि परिमाणात्मक, और ये वर्गीकरण में भी सहायक होता है। बच्चों को वर्गीकृत करके उनको विशेष, अगर कोई हमें शिक्षण विधि उपयोग करनी है उनपे, तो इसमें भी ये सहायता करता है। अब देख लेते हैं निदानात्मक परीक्षण तैयार करना, कि आप किस प्रकार से, ये पेपर में आता है मैथ के, आप तैयार कीजिए, उपलब्धि परीक्षण तैयार कीजिए, निदानात्मक परीक्षण तैयार, इसलिए मैंने इनका नमूना भी नीचे पेश किया हुआ है, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बच्चे सामान्य गलतियां करते कौन कौन सी हैं। जैसे जमा में हासिल वाले अगर जमा आ गए तो बच्चा कंफ्यूज। सेकंड चीज होती है व्यवकलर में ऋण आ जाए तो भी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। दशमलव लगाने में गलतियां कर देते हैं, संख्या उतारने में गलतियां कर देते हैं, गुणा एवं भाग के लिए पहाड़े उनको याद नहीं होते हैं। तो ये सारे जो है गलतियां बच्चे करते ही हैं, जो सामान्य गलतियां होती हैं। अब हम देखते हैं निदानात्मक परीक्षा तैयार करने के लिए हमें कैसे करना होगा नमूना। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सही विकल्प पर ऐसे सही का निशान लगाइए। प्रश्न 1 कि जब आप 5, 6, 7, 9 जमा 1, 5, 8 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब ऐसे में पहले बच्चा इसको जोड़ेगा, सारे ऑप्शंस मिलाएगा और फिर करेक्ट आंसर को टिक करेगा। क्योंकि यहाँ पे केवल वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न होते हैं, तो आपको यहाँ पे कम से कम 4 ऑप्शन तो देने ही होंगे। प्रश्न 2 भी इसी प्रकार से है, जहां पर हमें 1000 में से घटा करना है 634 को, तो कितना आएगा ये बच्चे को बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बच्चा इसको सॉल्व करेगा और फिर यहाँ पे निशान लगाएगा। अगर बच्चा ऐसे क्वेश्चन गलत करता है, मान लीजिए उन्होंने जमा वाला तो सही किया लेकिन घटे वाले में गलती की, तो हमें पता चलेगा कि बच्चे को घटा करने में दिक्कत आ रही है। और किस प्रकार से आ रही है, क्योंकि वो हासिल नहीं ले पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न 3 दशमलव वाला दे रखा है मैंने कि 6.39 जमा 1.1 फिर जमा 2.356 ज्ञात कीजिए। तो ये भी जमा करने में बच्चे जो हैं वो दशमलव लगाने में गलती करते हैं कि कहाँ पे दशमलव आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि बच्चे की समस्या क्या है।
निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। अच्छा, अब जब हमें इसकी गलतियां पता चल जाएंगी तो हम कैसे इसका निदान करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर एक चक्र दिया गया है, आप इसी को फ्लो चार्ट में बनाएंगे और इसको जो है लाइन से जो है इलेबोरेट कर देंगे, तो ये आपका पूरा आंसर जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा निदानात्मक का। क्योंकि नमूना मैंने बता दिया, गुण मैंने बता दी, डेफिनेशन मैंने बता दिया, अभी मैं उपचारात्मक भी बता देती हूँ। तो क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण हमने लिया सबसे पहले, उसके बाद हमने कारण संबंधी संकल्पनाओं का निर्माण किया कि क्या कारण थे उसकी गलतियों के, उसके बाद हम उसे उपचार देंगे, मतलब उनको प्रैक्टिस कराएंगे, जो मर्जी जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, उपचार का मूल्यांकन करेंगे, दोबारा इवेल्युएशन करेंगे, या तो उपचार में सफलता मिल जाएगी, तब तो ये चक्र यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उपचार में सफलता नहीं मिली, उपचार में असफलता आई है, तो हम दोबारा से निदानात्मक परीक्षण लेंगे और फिर ये दोबारा से सर्कल चालू हो जाएगा। आगे चलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा दी हुई है सुपर की, वो पढ़िए। क्या अथवा कितना सीखा गया है या कितना कार्य किया गया है जानने के लिए उपलब्धि अथवा प्रवीणता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन से ही क्लियर है कि बच्चे ने कितना सीखा या उसको कितना अभी एट द टाइम प्रेजेंट में आता है, ये पता लगाना क्या कहलाता है हमारा उपलब्धि परीक्षण। तो इसके गुण क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे मापन का अस्त्र अथवा ये यंत्र है, शिक्षण अधिगम गतिविधियों को ये नियंत्रित करता है, व्यक्ति विशेष की वर्तमान योग्यता को मापता है, शिक्षक व विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, गुणवत्ता निश्चित करने में भी सहायक है। आगे चलते उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। यहाँ पे इसके जो प्रकार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि प्रमाणीकृत या फिर स्वीकृत परीक्षाएं, जो कि किसी स्टैंडर्डाइज किसी बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं या फिर किसी एक बड़ी संस्था के द्वारा पूरा ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, टेस्ट तैयार होता है और बाहर से जो है क्वेश्चन पेपर बन के आता है, इसमें क्लास टीचर का कोई रोल नहीं होता है। तो ये तो टेस्ट हो गया, ये तो यहीं पे खत्म हुआ। लेकिन जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है अध्यापककृत परीक्षण, यानी टीचर मेड टेस्ट, जो क्लास में टीचर जो टेस्ट बनाता है ये एक टाइप का होता है। और ये जो अध्यापककृत परीक्षण है ये तीन तरह के हो सकते हैं, या तो लिखित हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, मौखिक ओरल हो सकते हैं, प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी तरह का यहाँ पे टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। अब जो लिखित वाला हुआ है उसके अंदर भी दो तरीके के हमारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एक आता है हमारा निबंधात्मक, यानी कि उसमें आपको पूरा सॉल्व करके करना होता है क्वेश्चन, और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल, जो कि हमने ऊपर देखा था। तो ये इसके प्रकार होते हैं कुल मिला के। आगे चलते हैं, टॉपिक है ब्लूप्रिंट। कई बार ये शॉर्ट नोट में आ जाता है लेकिन समझ में नहीं आता कि ये है क्या, तो मैंने यहाँ पे पूरा जो है प्रैक्टिकली इसको करके दिखाया हुआ है। उपलब्धि परीक्षण का नमूना, यहाँ पर देखिए कि जो ब्लूप्रिंट होता है वो उपलब्धि परीक्षण का नमूना होता है। मतलब जब आप ब्लूप्रिंट देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसके टेस्ट में कितने नंबर और कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से लिया गया है। जैसे कि मैंने डाला है यहाँ पे क्रम संख्या 1, इसमें पार्ट का जो नाम है भिन्न, यानी हमने भिन्न से जो लिया है, फ्रैक्शन से जो लिया है, 1 अंक वाले 3 प्रश्न लिए हैं, 2 अंक वाले 2 प्रश्न लिए हैं, 3 अंक वाले 2 प्रश्न लिए हैं। कुल मिला के हमने फ्रैक्शन के अंदर से 13 मार्क्स का बच्चे के परीक्षण में, उपलब्धि परीक्षण में डाला है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप यहाँ पे 2 भी हो सकता है, मतलब जो पूरा हमारा टेस्ट होगा जो हम तैयार करेंगे क्लास में, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि हमने कौन से टॉपिक से 1 अंक वाले कितने प्रश्न लिए, 2 अंक वाले कितने लिए, 3 अंक वाले कितने लिए और फिर टोटल कितने लिए। देन लास्ट में हमारा यहाँ पे सब टोटल हो जाएगा कि टोटल कितने नंबर का हमने टेस्ट तैयार किया। ये रिटर्न की बात है। ओरल और जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये यूनिट 5 है मैथ का कंप्लीट होता है और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी यहाँ पर इसका कंप्लीट